चलिए फिर बात करेंगे मार्केट की। आज दीपाली जुड़ेंगे हमारे साथ शो में और अगले 1.5 घंटे हम मार्केट की बात करेंगे, स्ट्रैटेजी लेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी ऑब्वियसली काफ़ी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। हर्षदा, दीपाली क्लियरली एक टिपिकल एक्सपायरी डे आज, और सुबह से जब मार्केट खुला उसके बाद पहले आधे घंटे के बाद ऑप्शन राइटर्स ने कंट्रोल लिया इस मार्केट का, और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ऊपरी लेवल से थोड़े से हल्के हुए, और एक शुरुआती जोश, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा। अब देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में अगर कोई मूव आता है या नहीं आता है। वैसे मेरा ये मानना है कि शायद आना चाहिए 2:45-3 बजे के करीब निफ्टी में एक मूव, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पर क्या करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। टेली मिड कैप इंडेक्स अपने डे लो से थोड़ी सी अपनी चाल सुधार पाया है। अभी भी 233 पॉइंट का नुकसान है स्क्रीन पर, लेकिन क्या है निफ्टी में किस बेसिस पर वो रिकवरी आ सकती है? कोई ऐसा है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो ड्राइव कर सकता है तेजी को? देखिए, अगर टिपिकल एक्सपायरी डे बिहेवियर है अब तक, तो फिर तो HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन स्टॉक्स पर नज़र रहेगी हर्षदा, जो बेसिकली निफ्टी को सॉर्ट ऑफ सबसे ज़्यादा जिनका वेट होता है इंडेक्स में। मेरा ये मानना है कि आज सुबह भी हमारी जो बात हुई थी कि 23,850 पे बड़ी रेजिस्टेंस है, और अगर 23,850 रिजेक्ट हो तो इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड भी ओपन होगा। आज का हाई 23,854, परसों का हाई 23,868, और उससे पिछले दिन का हाई 23,869। तो तीनों दिन में मार्केट ने ऑलमोस्ट सेम हाई रखा, और तीनों दिन का पैटर्न यही है। हाई लग रहा है पहले 15 मिनट में, और उसके बाद मार्केट इंट्राडे में गिर रहा है, लेकिन अगले दिन मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है। तो ये काफ़ी विचित्र मार्केट है उस हिसाब से। यहाँ लड़ाई है 23,640 या 23,850 की। अब ये 210 पॉइंट का बैंड बन गया। अगर आप लो देखें और हाई देखें तो इसी रेंज में है। आज का भी लो देखिए आज 23,653। आज जो हमने सुबह जो लेवल्स डिस्कस किए थे 23,640 और 23,850। अब ये रेंज है मार्केट की, और ये रेंज आई थिंक सबको पता है। आजकल जिस तरीके से एल्गो ट्रेड्स हो रही हैं वो उस तरीके से ये पता हो सकता है हम बिल्कुल बीचों बीच बंद हो, लेकिन अगर मार्केट को आगे बढ़ना है तो 3-4 हैवी वेट्स को आगे बढ़ना होगा। मेरा मानना अभी भी यही है कि 23,640 के स्टॉप के साथ पोजिशनली आप लॉन्ग रहें। इंट्राडे में भले दोनों तरफ के आप सौदे ढूंढें, लेकिन आज मुझे बैंक निफ्टी ने काफ़ी निराश किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हुआ क्या, आज बैंक निफ्टी सुबह खुला और पहले 5 मिनट के बाद उसने शानदार जंप दिखाया, और जो हमारे टारगेट्स थे 51,750 के, वो शुरू में ही हासिल हो गए। उसके बाद पहले 5 मिनट में सारे टारगेट्स अचीव हुए, और उसके बाद से बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू किया। अब लोअर लेवल पर 51,000 का बचना ज़रूरी है। इंट्राडे में हमने उसको ब्रीच किया था, लेकिन अब हम उसके ऊपर आ गए। क्लोजिंग बेसिस पर ये 50,900, 51,000 इसका बचना ज़रूरी है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का प्राइस एक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली कंसिडरिंग कि FIs नहीं है यहाँ पर। वॉल्यूम देखिए आप बहुत कम है मार्केट में आज, कैश मार्केट के, वो आपको ओवरऑल नंबर्स में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको 2-3 स्टॉक्स पे नज़र रखनी है, जैसे मैंने कहा HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, और कुछ हद तक जोड़ दीजिए इसमें इन्फोसिस को। ओके, तो ये फिलहाल कुछ दिग्गज जिन पर नजरें रहेंगी। लेट्स होप कि इनसे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। दीपाली, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। बताइए, कंसिडरिंग आज एक्सपायरी का दिन, रोल ओवर्स की पोजीशन कुछ और इंटरेस्टिंग उभर कर आ रही है? बिल्कुल, और अगर हम एक्टिव कॉल्स और एक्टिव पुट्स देखें आज के सेशन में, और निफ्टी से अगर हम स्पेशली शुरुआत करें, तो निफ्टी की जो 23,800 का कॉल ऑप्शन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप बदलाव देखेंगे तो 91% के आसपास का बदलाव देखने को मिल रहा है। 46 रुपये का बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा 23,750 की पुट भी यहाँ पर, कॉल ऑप्शन माफ कीजिए, यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। सिमिलरली अगर आप पुट्स देखेंगे तो 23,700, 23,750, 23,800 ये कुछ एक्टिव पुट्स हैं आज के सेशन में। ऑल दो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें आज के कारोबार में, तो FNO में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी पोर्ट्स, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं आज FNO में, जहाँ पर तेज़ी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा CG पावर, KI इंडस्ट्रीज़, PFC, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन तेज़ी की तरफ देखने को मिला है। ये तमाम वो शेयर्स हैं जहाँ पर लॉन्ग साइड पर बिल्डअप आज के कारोबार में हमने होते हुए दिखाई दिया है। सिमिलरली अगर हम लूजिंग साइड पर देखेंगे हर्षदा, टॉप लूजर्स देखेंगे FNO में, तो हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी गिरा है आज के सेशन में। शॉर्ट बिल्डअप्स तो हुए हैं ही, 7% नीचे है, और इनफैक्ट प्रीवियस सेशन में याद होगा कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, तो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड भी होते हुए दिखाई दे रही है हिंदुस्तान कॉपर में। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी यहाँ पर भी नए शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई दिए हैं। डे लो पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4% के आसपास की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। साथ ही अगर देखें बंधन बैंक, PVR, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो एक्टिव सेल साइड के स्टॉक्स हैं, जहां पर पोजीशंस बिकवाली की तरफ बनते हुए दिखाई दी हैं। 3% नीचे PVR आइनॉक्स कारोबार करते हुए। सिमिलरली बंधन बैंक में भी 3.5-4% की गिरावट देखने को मिल रही है।
हुडको एक स्टॉक है जो कि 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एफएनओ के तो ये स्टॉक्स हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखें हर्षदा, तो वो कौन से हैं? कई ऐसे काउंटर्स हैं जिनकी बदौलत दरअसल आज थोड़ा सा होप है कि शायद स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना शायद इंडेक्स आपको इशारा कर रहा है। ऑटो साइड पर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हरकत देखने को मिली, वहाँ पर कुछ खरीदारी के सौदे साफ बनते दिखाई दिए हैं। आप मारुति देखिए, एमएनएम देखिए, 1.5% ऊपर है। अदानी ग्रुप शेयरों का जिक्र आपने किया, अदानी पोर्ट एक अच्छा मूवर है, आज करीब 4% ऊपर। और इंश्योरेंस कंपनियों में भी अच्छा खासा बोलबाला तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। ये 3 स्टॉक्स, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और सीजी पावर का जिक्र अब दीपाली ने किया, लेकिन केईआ इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल आज तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पर भी 75% तक का रोल ओवर देखने को मिला है। लेकिन ये कुछ काउंटर्स हैं जो सुस्त पड़े हैं। 1% का नुकसान एशियन पेंट में आज बनता हुआ। ग्रासिम, टाइटन, एचडीएफसी बैंक के दूसरे ट्रेड्स हैं जो अभी भी बाहर डाल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर में आज काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बिखरी हैं, काफ़ी अग्रेसिव मंदी है। पेज इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक और पीवीआर आइनॉक्स, इनफैक्ट बंधन बैंक में अगली सीरीज के लिए एक शॉर्ट कॉल भी सुझाया गया था असित की तरफ से, जब हम 12 बजे का शो कर भी रहे थे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो ड्रैग कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अब हमारा पैनल जुड़ गया है, उनसे एक एक करके करना बात शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचिदानंद उतेकर, अमित सेठ, रुचित जैन और सौमिल मेहता रहेंगे। 220 के आसपास स्टील इंडस्ट्री को राहत मिलने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे कंपनियों के बिजनेसेस पर, ये समझना ज़रूरी है। मिताली जैन को जोड़ेंगे इस पर। 230 के आसपास श्रेया आपको बताएंगी कि दिसंबर में भारत के मार्केट कैप में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया। 240 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हम चर्चा करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास के एमडी विकास गुप्ता से। 250 के आसपास मार्केट आउटलुक में मेरे एसेट कैपिटल मार्केट्स के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस डिवीजन के डायरेक्टर मनीष जैन हमारे साथ होंगे। 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का जायजा लिया जाएगा। बीटीएसटी, एसटीबीटी क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक इस समय सिर्फ 85 पॉइंट नीचे है। कार्यक्रम की शुरुआत हमने 100 पॉइंट के दबाव से की थी, अब थोड़ी सी स्थिति इसकी बेहतर होती हुई, और मिड कैप इंडेक्स 233 पॉइंट नीचे था जब मैंने इसको मेंशन किया, जब मैं अनुज से बात करी थी। अब महज 180 अंकों की गिरावट आ गई है। तो ये एक्सपायरी का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और, थोड़ा सा एक्शन मार्केट में लौट रहा है और इस पर नजरें रखेंगे। क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर हमारे जानकारों का भरोसा है, उस पर आते हैं। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट्स। इसमें थोड़ी तेजी नजर आती है, सेफ स्टॉक लगता है। 1229 पर स्ट्रेट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1220 का, सिर्फ 9 रुपए का। अपसाइड टारगेट 1250 के पॉसिबल है। अडानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स और पिछले 10-15 मिनटों के दौरान और तेजी इसमें एक्सटेंड भी हुई है। डेज हाई पर अब कर रहा है ट्रेड 1230 पर। गाबा साहब को लगता है 1250 तक जा सकता है, यहाँ पर एक तेजी के पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। मानस, आपने कौन सा ट्रेड आइडेंटिफाई किया है? तो देखिए, अदानी ग्रीन पे ध्यान है, क्योंकि जितने भी अदानी स्टॉक्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं बॉटम बना है, और अदानी ग्रीन भी उन्हीं में से एक है जहां पर 4 दिन से अगर आप देखिए तो 1000 पीस पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। इंटरडे चार्ट पे आज कंफर्मेशन है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1049 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है अदानी ग्रीन में। अगर चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। जनवरी मंथ का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है 1080 का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 72 रुपीज का प्राइस चल रहा है इस ऑप्शन में। 59 रुपीज के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है, और 100 रुपीज 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो ये फिलहाल ये काउंटर भी इनफैक्ट डे हाई पर अदानी ग्रुप शेयरों में आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। पोर्ट के बाद ग्रीन का स्टॉक इस समय मानस सुझा रहे हैं। सौमिल मेहता हमारे साथ है। सौमिल, स्वागत है आपका। मैं आपके ट्रेड पर आऊंगी, लेकिन बताइए, ये बॉक्सिंग डे का जितना एक्शन आपने शायद ऑस्ट्रेलिया में पहले एंजॉय किया है, आज मिस कर रहे हैं या नहीं? नहीं, जरा भी मिस नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा एक्शन लग रहा है मेरे को। बहुत ज्यादा एक्शन है। काउंटर स्पेसिफिक डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्शन है, लेकिन मार्केट्स में कुछ नहीं हो रहा है। निफ्टी इज एब्सोल्युटली रेंज बाउंड, बट यस, बिकॉज ऑफ दिस ऑटो ट्रेड्स, आई थिंक इस वजह से थोड़ा सा हमें स्पाइक्स देखने मिल रही है इन ऑप्शंस, बट ओवरऑल ब्रिलियंट, इट इज लुकिंग ब्रिलियंट।
तो बताइए क्या इस समय का ट्रेड क्या सुझा रहे हैं? The first trade I would like to go with is IOC sell trade है, and just give me a second. IOC का स्टॉप लॉस होगा मेरा 141 पे, और मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा 133 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 131. ओके, तो आईओसी में बिकवाली का एक ट्रेड ले सकते हैं 131 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। रुचित जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित बताइए आपकी तरफ से कौन सा ट्रेड रहेगा? ये वेरी गुड आफ्टरनून। कल थोड़ा सा डिफेंसिव ही रह रहे हैं क्योंकि मार्केट्स में ऐसा मोमेंटम नो कोई डायरेक्शनल मूव जैसा नहीं है, और विद इन द डिफेंसिव स्पेस लुपिन मेरी आज की पिक रहेगी क्योंकि हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल स्पेस आई थिंक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में दिखा सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट है, और इवन लुपिन में अगर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दिया है और लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा है, बट ये पूरा कंसोलिडेशन उसके 20 डे में सपोर्ट के ऊपर ही है। तो करंट लेवल से लुपिन में खरीदारी की सलाह है 2130 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और पोजिशनली हमें लग रहा है कि 2280 तक के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। तो ये फिलहाल 2280 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लुपिन एक बाई साइड का ट्रेड रहेगा। चलिए नरेंद्र सोलंकी को जोड़ लेंगे। अच्छा, अमित सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? ओके, अमित भी जुड़ गए। तो पहले ये टेक्निकल कॉल सारे निपटा लेते हैं। अमित, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून दीपाली मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आई होप पीएफसी किसी ने नहीं दिया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मेरी कॉल रहेगी। स्टॉक 200 डेमा से एक सपोर्ट जोन से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट्स भी देखे तो 450 460 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और वहीं से हम एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं। 462 का इसका प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 475 रुपीज के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। तो पीएफसी में खरीदारी का ट्रेड लें, 462 पर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट पीएफसी नहीं, आरईसी भी आज चल रहा है, तो दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तो सभी टेक्निकल कॉल्स हुई, लेकिन अब एक फंडामेंटल व्यू के साथ एक कॉल ले लेते हैं नरेंद्र सोलंकी से। नरेंद्र जी बताइए कौन सी कॉल रहेगी आपकी तरफ से? जी गुड आफ्टरनून। जी अगर लार्ज कैप में देखना चाहें तो थोड़ा सा मैं ईयर एंड है, वॉल्यूम्स भी थे ना, तो थोड़ा सेफर साइड में जाना चाहूंगा। तो लार्ज कैप में चूंकि आज ऑटो सेक्टर भी चला है, तो एमएनएम काफी अच्छा है। इसमें रूरल भी हमको थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है बहुत। अगर आप एग्री की तरफ से देखें तो जो ट्रैक्टर सेल्स की वॉल्यूम्स है वो भी काफी अच्छा है। इवन पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो जो न्यू लॉन्चेस है वहाँ भी काफी एग्रेसिव कंपनी दिखा रही है। तो बोथ रूरल अपराइजिंग एंड जो मार्केट शेयर कंपनी का गेन हो रहा है उसमें एमएनएम आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एमएनएम में एक मौका तेजी का बन रहा है, और आज वाकई में ऑटो कंपनियों में बहुत जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन मेरी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक है जो अपनी चाल को पूरी तरह से सुधारने में लगा है। ध्यान रखिएगा, आज निफ्टी बैंक 50,951 के लेवल्स को छूकर अब थोड़ा सा चाल बदलने लगा है। 51,162 के लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 62 अंकों की गिरावट है। प्रेशर है, लेकिन प्रेशर काफी कम हुआ है। मानस, निफ्टी बैंक की जो स्थिति है इस समय, उसके मद्देनजर कोई रणनीति बनाई जाए क्या आज एक्सपायरी के लिए या फिर जनवरी सीरीज के लिए? देखिए, जनवरी सीरीज के लिए अभी इससे स्ट्रेटजी बनाना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फंस गए हैं। इस रेंज के बाहर आइदर साइड पे या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिले या फ्रेश ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिले। अगर ये दोनों स्थितियां हो तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन है, दोनों साइड फंसने के चांसेस दिखते हैं। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे अब आपको जो ध्यान देना है वो दो लेवल्स हैं। 50,900 वहां पर एक सपोर्ट है। अगर 50,900 के नीचे ट्रेड करने लगे तब तो आप बिकवाली कर सकते हैं, करीब 400 से 500 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। लेकिन ऊपर की तरफ 51,300 से 400 इस रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर 51,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर खरीदारी कर सकते हैं। 51,100 के स्टॉप लॉस से 52,100 तक की रैली उस केस में देखने को मिलेगी। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक आई थिंक कोई भी ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा बैंक निफ्टी में। तो रेंज तोड़ना जरूरी है, अभी भी रेंज के बीचों बीच फंसा हुआ है इस बीच। लेकिन आप देखिए कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं। कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, फेडरल बैंक, एसबीआई इस तरफ था सुबह में, अब उस तरफ आ गया है। यानी कि यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। ये थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। गाबा जी, अगर इस समय बैंकों में ट्रेड लेना है, पिछले हफ्ते या फिर हम आई थिंक बुधवार को भी बात कर रहे थे कोटक की, है तो स्टॉक शांत, कोई बड़े मूव्स है नहीं।
लेकिन कोटक बनस्पत आपका HDFC बैंक चार्ट्स पर जब आप रखते हैं, ज्यादा दमखम किसमें दिख रहा है? ज्यादातर इस वक्त मुझे कोटक में लगता है, और वहां मैं कहूंगा कि ये 1754 पर ट्रेड करता है रिलेटिव टू HDFC बैंक। स्टॉप टाइट लगाना चाहिए 1745 का, तो करीब 9 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। अपसाइड टारगेट करीब 1780 के पॉसिबल है, क्योंकि जो 4 दिन का जो बेस बना है कोटक महिंद्रा बैंक में, वो लगता है कि यहाँ पर एक अपमूव मिल सकता है। इट्स अ बेटर सेटअप कह सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा बेहतर सेटअप इस समय आपको दिख जरूर रहा है। सौमिल, NBFCs में मैं गौर कर रही हूँ, एक तो L&T फाइनेंस जिसमें थोड़ी सी चाल बेहतर है, स्पेशली अगर आप अगली सीरीज की बात करें। वहीं बजाज फाइनेंस में भी अगली सीरीज में हल्की सी हरकत देखने को मिल रही है। कोई अटेम्प्ट किया जाए L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस या फिर दूसरी NBFCs में जैन फ्यूचर्स के मद्देनजर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यहाँ से ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ट्रेंड तो डाउन ही है। अगर हम L&T फाइनेंस, ओनली L&T फाइनेंस ही अगर हम बात करें, L&T फाइनेंस की बात करें तो वो ट्रेंड डाउन है, लो टॉप लो बॉटम बन रहे हैं और एवरेजेस के नीचे चल रहा है। 2 दिन पहले आई थिंक ये स्टॉक ने 140 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और 3 दिन से ये रेंज में ही है, और ओवरऑल आज शायद रेंज ऑलरेडी ये तोड़ चुका है नीचे ऑन द इंट्राडे चार्ट। तो आई थिंक यहाँ से सेल ऑफ, इनफैक्ट यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बन रहा है, 140 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 136, और ये तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है नीचे में, और 130 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। तो ये रह रही है L&T फाइनेंस पर, लेकिन बैंक स्पेस से एक बंधन बैंक पर राय और ले लेते हैं, जहां पर हमने शॉर्ट साइड पर पोजीशंस बनते हुए देखी हैं। स्टॉक डे लो पर तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते के 52 वीक लोज जो थे, क्या उनको भी ये ब्रीच कर सकता है दोबारा? 157 के आसपास के 52 वीक लोज इसने टच किए थे। रुचित, देखिए एक बार स्टॉक को बताइए, जिनके पास भी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हो वो क्या करें, और अब नीचे की तरफ कहां तक दायरे खुलते हुए दिख रहे हैं? ओवरऑल देखे तो ये काफी वीक रहा है विद इन दिस एंटायर सेक्टर, जहाँ पे रिसेंटली भी हमने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखा गया था, तो ये स्टॉक में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। आई थिंक मेजर सपोर्ट 148 152 के रेंज में आ रहा है, जो प्री रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से नीचे के लेवल्स है। सो फिलहाल तो ट्रेंड नेगेटिव है। 148 152 आई थिंक पोजिशनली ये लेवल्स ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। एक बार आरईसी पर भी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सेक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। आरईसी का स्टॉक लेकर आते हैं। पीएफसी तो इनफैक्ट हमारे एक पैनलिस्ट ने रेकमेंड भी किया है, लेकिन बाइंग पोजीशंस हमने आरईसी में भी इनिशिएट होते हुए देखी, और स्टॉक इस समय डे हाई पर आ चुका है। 518 519 के आसपास कारोबार कर रहा है। 11 साढ़े 11 के रुपए की मजबूती है, और एफएनओ साइड पर भी देखेंगे तो यहाँ पर तेजी की पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई दे रही हैं। अमित, देखिए एक बार स्टॉक को और बताइए क्या व्यू है आपका इन लेवल से? काफी एक अच्छे पॉइंट से रिवर्सल दिखा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 200 डेमा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, और आज के सत्र में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कल से ज्यादा है। ओवरऑल अगर वीकली चार्ट्स देखें तो वहां पे भी लगभग 500 510 में एक अच्छा सपोर्ट एरिया, तो इट्स अ गुड जोन टू एंटर, और एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो एक पोजिशनली यहाँ पे एक ऐसा कॉन्ट्रा ट्रेड इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 508 रुपए का, और हमारे नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस लगभग 528 535 के आसपास आते हैं, तो मुझे लगता है वहां तक एक मूव इसमें पॉसिबल है। ओके, तो ये फिलहाल आरईसी पर एक राय। पीएफसी पर थोड़ी देर पहले ही अमित ने एक बाय साइड का ट्रेड दिया था। हिंदुस्तान कॉपर, इनफैक्ट हमने इसको मेंशन किया था जब हम वायदे बाजार के ट्रेड्स की बात कर भी रहे थे, क्या जब पूरी तरह से बिखर गया है, और मुझे ऐसी कोई खबर दिख तो नहीं रही थी, लेकिन मानस ये चार्ट में क्या पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि एक गहरा क्रैक इसमें आज देखने को मिला है। देखिए, अगर हम स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो वो तो पहले से ही नेगेटिव था। कल एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एक बाउंस बैक देखने को मिला। बाउंस बैक में वॉल्यूम्स थे, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो एक्चुअली मेन ट्रेंड में आज वापस आ गया है। स्टॉक फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। वीकली चार्ट खराब है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो 100 वीक मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा, तो शायद 243 की तरफ स्टॉक जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल पे या तो निकलने की कोशिश करिए, या तो 360 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। तो ये फिलहाल आपके लिए राय हिंदुस्तान कॉपर पर। आज हमने देखा है सिर्फ आज ही नहीं, आज तो वैसे है दबाव में, लेकिन अगर आप जनवरी सीरीज का भी हाल देखेंगे
तो वो 264.95 पर लगभग 6% के नुकसान पर यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। वहाँ पर तो जाहिर तौर पर शॉर्ट पोजीशंस कैरी की गई हैं। हिंदुस्तान कॉपर की बात की तो आप बाकी मेटल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए चीन की तरफ से भारत में बड़े पैमाने पर स्टील की डंपिंग लगातार काफ़ी समय से जारी है। अब इसी को रोकने के लिए स्टील कंपनियों सरकार के पास गई और स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की मांग की, जिसकी जांच अब DGTR ने शुरू भी कर दी है। अब इसका ऐलान बजट में होने की उम्मीद है, लेकिन बजट है 1 फरवरी यानी कि पूरे 1 महीने दूर। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी लग भी जाती है? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये किस तरह का असर डालेगी बाकी मेटल कंपनियों पर, स्पेशली स्टील कंपनियों पर? हमारे साथ है मिताली यही समझाने के लिए। मिताली बताइए, एक तो पहले क्यों मांग हुई है इसकी और इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? जी, जैसा आपने कहा कि स्टील मिनिस्ट्री ने सरकार से दरख्वास्त करी है कि जो एग्जिस्टिंग 7.5% की सेफगार्ड ड्यूटी है उसे बढ़ाकर उन्होंने बोला है कि 15% तक कर दी जाए। और इसके तहत DGTR ने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी ऑलरेडी चालू कर दी है। अगर 2025-26 का ये यूनियन बजट का पार्ट बन जाता है तो इकोनॉमी एवं स्टील इंडस्ट्री दोनों के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन जैसा आपने पूछा कि आखिर क्यों कर रही है चाइना इतना डंप इंडिया में, उसकी बात करें तो रियल एस्टेट में डंप पड़ने के कारण जो चाइना का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्लो चल रही है, उसके कारण उनके पास मैसिव सरप्लस हो गया है। और सब्सिडीज़ जो उनको गवर्नमेंट से मिल रही है उसके साथ ही लो कॉस्ट प्रोडक्शन में वो लॉस में इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है अपना चाइना का माल। इसके लिए जो FY 23-24 के अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो चाइना से कंट्रीब्यूशन अभी 32% के आसपास हो गया है, जो पिछले साल 23% के आसपास ही था। इंडिया जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, अब देखा जाए इस फिस्कल ईयर में तो हम नेट इंपोर्टर बन गए हैं स्टील के, जस्ट बिकॉज वो लोग अपना सस्ता माल यहाँ पे डंप कर रहे हैं। अगर प्राइसेस की बात करें तो डोमेस्टिक प्राइसेस अभी 57,000 प्रति टन के आसपास है। वही चीन का जो दाम है वो 50,000 पर टन के आसपास है। लेकिन ये ड्यूटी अगर सेफगार्ड लग जाती है तो ये प्राइस में हमें थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 54,000 पर टन के आसपास, जो थोड़ा हमारे डोमेस्टिक के आसपास आ सकता है। लेकिन इससे जो डोमेस्टिक हमारे इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा उसकी बात करें तो कंपनीज जैसे टाटा स्टील, सेल और JSW स्टील, इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। और इंपोर्ट की वॉल्यूम्स में हमें 30 से 40% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा अपना ही यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, और 3 से 3.5 मिलियन की हमें डोमेस्टिक जो खपत है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे स्टील मिनिस्ट्री के सचिव है मिस्टर संदीप, उनका कहना है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी लिमिटेड होगा। उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो टोटल इंपोर्ट है उसका 68% वो FTA कंट्री से आता है जहाँ कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगती, जिसके कारण अगर ये ड्यूटीज़ इंपोर्ट भी हो जाती है, ड्यूटीज़ लग भी जाती है तो वो 68% पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन चाइना से होने वाली जो बची हुई 38% है उस पर हमें इस हाइक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और जो इंपोर्ट ये ड्यूटीज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत टैकल करने में हमें आसानी रहेगी। इसके साथ ही जो स्टील कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे बात करें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, तो वो स्टील अभी सस्ते दाम पर वहाँ से प्रोक्योर कर पा रही है, तो उनके बजट में थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी जो डिस्कशन है इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि ये प्रोटेक्टिव शील्ड का काम ज़रूर करेगी जो सेफगार्ड ड्यूटीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में लेके करना होगा। स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के साथ स्टील कंज्यूमिंग इंडस्ट्री को भी देखना होगा, और साथ ही इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा वो भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। तो शायद इसीलिए वो मामला शायद बजट तक टलता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया मिताली इस अपडेट के लिए। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार टाटा स्टील का मैनेजमेंट ये कहता आया है कि देखिए काफ़ी बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। नरेंद्र, आपकी सलाह क्या होगी मेटल कंपनियां स्पेशली इन स्टील प्लेस के लिए, क्योंकि एक तरफ चाइना की इकॉनमी को जो बूस्ट करने की कोशिश वहाँ पर सरकार कर रही है, उसका भी सरोकार क्लियरली भारतीय स्टील प्राइसेस से कहीं ना कहीं या फिर ग्लोबल प्राइसेस से है।
जी डेफिनेटली इस टाइप का अगर कस्टम्स में एक्शन आता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव रहेगा स्टील कंपनीज के लिए। और डेफिनेटली हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली अच्छा रहने वाला है आगे आने वाले कई सालों में। तो वॉल्यूम ग्रोथ की तो यहाँ पे कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा इस सेक्टर में वॉलेटिलिटी रहता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिक्लिकल काइंड ऑफ नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें पॉजिटिव तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहेगा, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह कि निवेशकों को ये भी देखना चाहिए कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, और इसमें इस सेक्टर में अगर हमारी राय देखें तो जो जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टील एंड पावर, इनका जो केपेक्स और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे इनको एबिटा में ऑलरेडी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इन नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस तो इस टाइप की कंपनीज ज्यादा बेहतर हमको लगती हैं बजाय जो प्योर प्ले जो लार्ज प्लेयर्स हैं। चलिए, तो ये बात हुई मेटल्स की, और हालांकि मेटल सेक्टर इंडेक्स तो आपको फ्लैट दिखाई देगा। ओवरऑल बातचीत हुई फंडामेंटल्स की, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो एनएमडीसी, नाल्को, ये कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली है। हालांकि कोई खास परफॉर्मेंस पिछले 5-6 सेशंस में नहीं रही है इन सभी स्टॉक्स की, वॉलेटाइल रहे हैं काफ़ी, लेकिन थोड़े बहुत ग्रीन साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक लेकर आते हैं जो कि डे हाई पर कर रहा है ट्रेड, और वो है इंडिगो का। दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, और अगर एफएनओ स्टैट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर नई तेजी की पोजीशंस भी ऐड होते हुए दिखाई दी हैं। और इनफैक्ट वल्लभ भंसाली से जो खास बातचीत हुई, हर्षदा आपको याद होगा, उनका कहना था कि एविएशन स्पेस में इंडिगो में वो पोटेंशियल है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन बन सके। और स्टॉक का अगर हम टेक्निकल मोमेंटम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। मानस, टेक्निकली क्या कमेंट्स रहेंगे आपके इंडिगो पर इन लेवल से? तो पहले देखिए, डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का रिकमेंडेशन हमने दिया है, जो कि लास्ट सेशन में अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया था। तो कुछ मिनटों पहले प्रॉफिट बुकिंग की है। तो केवल वो प्रॉफिट बुकिंग केवल एक स्विंग ट्रेड के लिए थी, लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो स्टॉक का जो व्यू है, ट्रेंड है, वो काफी पॉजिटिव है। उम्मीद कर सकते हैं कि 4900 तक के भाव इंडिगो दिखा सकता है, लेकिन अब करंट लेवल्स पे नहीं, कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करना बेहतर रहेगा। उस केस में 4574 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और फिर आप 4900 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन 2.25% ऊपर। ऑफ कोर्स पोटेंशियल इस बिजनेस को अच्छा खासा स्केल करने का। एक तरफ वल्लभ बंसाली के बयान कि एक ग्लोबल लीडर बन सकती है एविएशन में, और दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बयान आता हुआ जो एक अखबार में भी लेख आया है कि 2027 से पहले दरअसल ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एयरक्राफ्ट भी दरअसल खरीद सकते हैं। तो वो स्टॉक रेडार पर। अब ऑटो कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऑटो इंडेक्स आज का टॉप परफॉर्मर है। M&M पर एक व्यू नरेंद्र सोलंकी ने दिया। इनफैक्ट सौमिल, चर्चा की शुरुआत में आपने मेंशन भी किया था कि कई ऑटो काउंटर्स में इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं। M&M ईयरली चेंज में देख रही हूँ 72% का। मारुति इनफैक्ट एक अंडर परफॉर्मर रहा है। टाटा मोटर्स थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिखाता हुआ नजर आया इस पर्टिकुलर साल। इन काउंटर्स पर अगर गौर किया जाए, इन 4 व्हीलर्स में अगर इन लेवल्स पर नया ट्रेड लेना है, आप किसे ज्यादा प्रेफर करेंगे? आई थिंक यहाँ पे एक डेफिनेटली माय बायस इज नेगेटिव ओवरऑल सेल ऑन राइस की इन शॉर्ट टर्म रहेगी, लेकिन अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में बात करें तो शायद इन एक वीक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है। आई वुड बेट ऑन बजाज ऑटो। ये एक स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है, एंड मे बी यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 8799, और ऊपर में टारगेट्स बनते हैं अराउंड 9140 के आसपास। सो दिस वुड बी अ बेट। बट अगर आपको और कोई भी स्टॉक देखें, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है, उसके सामने ये सारे स्टॉक्स बहुत ही वीक लग रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव हियर। अगर आप बाउंस के लिए खेल रहे हैं, वेरी शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए खेल रहे हैं, तो फिर बी वेरी सिलेक्टिव। वॉल्यूम्स देखें, ट्रेंड देखें, और अगर मोमेंटम आ रहा है तभी इसके अंदर आप प्ले करें। ओके, तो थोड़ा सा बचकर चले, लेकिन अगर इस समय ट्रेड ऑटो में लेना ही है, बजाज ऑटो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर है, और वहाँ पर एक तेज़ी का कॉल आप लेकर चलेंगे। स्टॉक इस समय करीब करीब 1% ऊपर है ट्रेड के दौरान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दिसंबर सीरीज़ की हम बात कर ही रहे हैं। वैसे अगर आप देखें भारतीय बाजार में दिसंबर के महीने में निफ्टी ने करीब -1.67% तक के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस मुनाफा वसूली के बावजूद आप देखिएगा कि भारतीय मार्केट कैप के लिहाज से किस तरह की स्थिति
उभर कर आई है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स, तो हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है, इसका एक क्विक टेक श्रेया के साथ समझते हैं। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा मेंशन किया, कई कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद भारत ने कमाल कर दिखाया है। दिसंबर महीने में भारत के मार्केट कैप में 9% से ज़्यादा की तेज़ी आई है, जो कि दुनिया की टॉप 10 इक्विटी मार्केट में से सबसे ज़्यादा है। भारत का मार्केट कैप अभी अपने 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है और ये बढ़कर 4.93 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कारण क्या है। कारण अगर आप जानेंगे तो दिसंबर महीने में विदेशी संस्थागतों के ओर से थोड़ी कमी आई है बिकवाली में। आपको याद होगा कि अक्टूबर और नवंबर में विदेशी संस्थागत ने जमकर बिकवाली की थी, लेकिन दिसंबर में वही 2.37 बिलियन डॉलर की खरीदारी भी की थी। एक बार आंकड़ा लेकर आइए। जी हाँ, देखिए, भारत का मार्केट कैप 9.4% से ज़्यादा बढ़ा। वही हांगकांग दूसरे नंबर पर है, 4% से ज़्यादा की तेज़ी इसके मार्केट कैप में दिसंबर महीने में, ध्यान रखिएगा, आई है। वही ताइवान में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी मार्केट कैप में। सऊदी अरब 2.4% से ज़्यादा इसका मार्केट कैप उछला है दिसंबर महीने में। वहीं फ्रांस में भी थोड़ी तेज़ी ही सही, लेकिन तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां के मार्केट कैप में बिकवाली भी देखने को मिली है, कमी आई है दिसंबर के महीने में। उनमें शामिल है स्विट्ज़रलैंड, सबसे ज़्यादा गिरावट मार्केट कैप में यहाँ देखने को मिला है दिसंबर महीने में, 4% से ज़्यादा इसका मार्केट कैप टूटा है। जापान का मार्केट कैप 2.25% से ज़्यादा टूटा। यूके का भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट मार्केट कैप में दिसंबर के महीने में देखने को मिली। जर्मनी भी पीछे नहीं है, इसमें भी गिरावट 1.5% से के करीब। वही चीन, जो दुनिया के सबसे दूसरा बड़ा बाज़ार है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और अमेरिका, जो सबसे बड़ा बाज़ार है दुनिया में, उसमें भी इसके मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिली है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, भारत के सामने कई चुनौतियां थी, उसके बावजूद मार्केट कैप में तेज़ी आई। कैसी चुनौतियाँ, अगर उस पर नज़र डालें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जाहिर है उस भारत के सामने था। साथ ही ट्रंप 2.0 में टैरिफ वॉर का खतरा ज़रूर नज़र आ रहा था और यूएस फेड रेट कटौती को लेकर भी असमंजस थे, उसका भी खतरा था। साथ ही भारत की जीडीपी जो है वो 2 साल के निचले स्तरों पर है, वो एक कमज़ोर कड़ी थी जो पीछे कहीं ना कहीं बाजार को खींच रही थी। और Q2 के रिज़ल्ट आपको याद होंगे काफ़ी ख़राब थे और Q3 के भी रिज़ल्ट ख़राब रहने की जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कमाल कर दिखाया, उसका मार्केट कैप 9% से ज़्यादा उछला है। शुक्रिया श्रेया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंडियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस तो बेहतर रही है और तमाम जानकार मानते भी यही हैं कि अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स अभी भी वेल पॉइज्ड है, जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है या जो एंटिसिपेट आगे किया जा रहा है। लेकिन वापस ऑटो पे लौटते एक सवाल मैं मिस्टर नरेंद्र सोलंकी से लेना चाहती हूँ। मारुति आज के सेशन में तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे भी सोमल भी कह रहे थे कि मारुति हो या टाटा मोटर्स हो, टेक्निकली वीक नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स ने तो कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस दी ही है, लेकिन फंडामेंटल साइड पर भी पिक्चर थोड़ी सी चैलेंजिंग दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ईवीज आने के बाद और सिचुएशन डिफिकल्ट होगी टाटा मोटर्स की, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। ऑलरेडी एमजी विंडसर को काफ़ी मार्केट शेयर टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में लूज किया है। मारुति इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा क्योंकि लेट एंट्री भले ही हो रही है ईवी में, लेकिन अब भारत मोबिलिटी शो में वो अपनी ई विटारा का डेब्यू कर रहे हैं। ये सब हेल्प करेगा क्या मारुति को? 3 महीने से तो कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों स्टॉक्स को इन लेवल से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? जी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पैसेंजर व्हीकल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, हमने व्हीकल सेल्स के डेटा में भी देखा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं मारुति डेफिनेटली प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईवी का उनका जो स्ट्रेटेजी है, जो कि प्योर प्ले प्लस हाइब्रिड में जो उन्होंने फोकस किया है, वो काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। और अब तो अगर आप लेटेस्ट लॉन्चेस देखेंगे तो जो सेफ्टी का एक कंसर्न रहा करता था, उसमें भी कंपनी ने ध्यान देना स्टार्ट किया है और जो उनकी जो डिजायर उन्होंने लॉन्च किए नहीं, उसमें काफी अच्छा सुधार किया है। तो डेफिनेटली मारुति मेरा प्रेफर्ड रहेगा। तो मारुति वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक लग रहा है। 10,896 पर फिलहाल कारोबार करते हुए चला है इस साल। टाटा मोटर्स भले ही ना चला हो, लेकिन यहाँ से बेहतर दिखाई दे रहा है। ई विटारा का जो डेब्यू रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि ईवी मार्केट में ऑफिशियल एंट्री होगी। लेकिन अगर हम बात करें साल 2024 की, तो बाजार के लिए पूरा रोलर कोस्टर राइड जैसा था। पहला फर्स्ट हाफ जो था वो फील गुड फैक्टर से भरा था, तो दूसरा हाफ फियर फैक्टर से। एफआईएस कुछ ऐसे रूठे कि पूरे साल वो नहीं माने। एफआईएस की बेरुखी की सबसे ज्यादा मार पड़ी दिग्गज कंपनियों पर। 2024 में पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वो इस साल हुआ। कई रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड टूटे। निफ्टी के धुरंधरों में किसका दम दिखा और किसका दम निकला, बताने के लिए हमारे साथ है हुरमास फताकिया। बताइए हुरमास।
निफ्टी के लिए तो ये साल अच्छा रहा, मगर काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे भी रिटर्न्स दिए, बुरे खराब रिटर्न्स भी दिए हैं। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कि 2014 के बाद पहली बार स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स दे सकता है और पिछले 9 सालों से पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। इस साल लगभग 5.5% की गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिली है, मगर बाजार का व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि 33 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1300 से लेकर 1950 तक के टारगेट्स हमें रिलायंस में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरे दिग्गज की, एचडीएफसी बैंक इस साल भले रिकॉर्ड हाई बनाया हो, 2013 के बाद भी लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा हो, मगर पिछले 4 सालों में 3 साल ऐसे हैं जिसमें उसने सिंगल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। 2022 में तो 10% है, मगर बाकी के सिंगल डिजिट रिटर्न्स रहे हैं। बाजार में अभी भी कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं जो एचडीएफसी बैंक पर बिकवाली की राय रखता हो। 1500 से लेकर 2500 तक के टारगेट्स एचडीएफसी बैंक के लिए आ रहे हैं। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया था और एशियन पेंट्स उसमें से टॉप अंडर परफॉर्मर रहा है और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे खराब साल एशियन पेंट्स का रहा है। अब ये वो साल है जो 2010 के बाद उसमें एशियन पेंट्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और बाजार में अब ज्यादातर एनालिस्ट एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय रख रहे हैं। 2000 से लेकर 3700 तक के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं दूसरी एफएमसीजी कंपनी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि 2004 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 12% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है और ये वो साल है जहां पर एचयूएल ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हो। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। 2000 से लेकर 3500 के टारगेट्स वहां देखने मिल रहे हैं। और एफएमसीजी की इस कड़ी को हम पूरा करते हैं नेस्ले के साथ, जो कि 2002 के बाद का सबसे खराब साल रहा है नेस्ले के लिए। लगभग 20% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने मिली है और बाजार में अभी भी ज्यादातर एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी और होल्ड करने की सलाह रखते हो नेस्ले पर। 2000 से लेकर 2800 या 2900 तक के टारगेट्स हमें नेस्ले में देखने मिल रहे हैं। बात करते हैं कुछ निफ्टी के विनर्स की और इसमें सबसे पहला नाम ट्रेंट का आता है और 2024 में निफ्टी का सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा है ये और टाटा ग्रुप का भी सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले साल स्टॉक डबल हुआ था, इस साल भी स्टॉक डबल हुआ है और बाजार की राय अभी भी कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है ट्रेंड पर। और आखिरी नाम जो इसमें है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2009 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए और ये भी निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। 2009 में ये स्टॉक लगभग 300% ऊपर गया था, इस साल 70% ऊपर गया है। बाजार का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद भी। 2700 से 3700 तक के टारगेट्स यहां देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स थे निफ्टी के। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, मगर एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने निराश किया है। तो एमएनएम टॉप परफॉर्मर रहा है, एफएमसीजी तो लैगार्ड रहा ही और एफएमसीजी के लिए डिमांड कंसर्न्स अभी भी परसिस्ट करते हैं और आगे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम बना रहेगा। लेकिन अब सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। इंडेक्स हालांकि आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए कोई खास एक्शन नहीं है। सचिन बताइए कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? Good afternoon, Nepali. Good afternoon, Harshada, and good afternoon to all the panelists. Clearly, I think market का जो lackluster movement है वो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। अभी तक कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं है। सो 23,650 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, 700 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है। तो प्रोबेबिलिटी काफी वीक लग रही है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास जाने की। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से डेटा है 23,800 के ऊपर की भी एक्सपायरी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो आई थिंक ये सेम मूवमेंट कंटिन्यूड रहनी चाहिए इन द लास्ट हाफ एन आवर। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, यहाँ पर एक रिन्यूड स्ट्रेंथ वापस आ रही है फार्मा स्टॉक्स में। एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। सन फार्मा ने पूरे इस पर्टिकुलर सीरीज में एक रेंज बाउंड एक्शन रखी थी एंड जिस कन्विक्शन से इसने 1830 का लेवल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर सन फार्मा के जनवरी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 1846 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1832 पे लगाना है। फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने हैं 1880 के पोजिशनल टारगेट के लिए। सन फार्मा में एक मौका सचिन कह रहे हैं कि रहेगा, एक पोजीशन ले सकते हैं आप तेजी की तरफ। अच्छा, 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं। सारे लोग स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं। सस्ता ऑप्शन मानस में आपके पास आऊंगी इस ट्रेड के लिए। एफएनओ सुपरस्टार सचिन आ गए हैं तो उनसे लेंगे। अमित सेठ चार्ट का चमत्कार प्लीज तैयार रखिएगा और नरेंद्र सोलंकी जी आपके पास आएंगे वो मिड कैप फंडा वाला ट्रेड लेने के लिए। तो आप लोग अपने ट्रेड्स निकालिए। तब तक 2025 वाले साल में क्या निकल कर आ सकता है, मोतीलाल ओसवाल की क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स रन अप टू द ईयर में हम कई सारे ऐसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके सामने करेंगे पेश
तो आज शुरुआत मोतीलाल ओसवाल के साथ ही हो रही है। कंचन हमारे साथ है। बताइए कंचन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये ब्रोकरेज हाउस 2025 से? सबसे पहले 24 की बात कर लेते हैं। एक दमदार साल हमें देखने को मिला है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, लेकिन एंड तक आते आते बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है और कुछ इस तरीके का ही साल हमें 2025 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ में वापस से बाजार के अंदर एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो रिवाइवल है उसके पीछे के बड़े ट्रिगर्स क्या है? जो बजट आने वाला है उससे बाजार को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने की संभावनाएं हैं। इनफैक्ट जो हमने क्वार्टर 2 में अर्निंग देखी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरम साइड में थी, लेकिन क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में उम्मीदें जताई जा रही है कि वापस से अर्निंग में एक सुधार आता हुआ दिखाई देगा। रूरल डिमांड में भी अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट केपेक्स है उसमें भी एक बूस्ट की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग की अभी हमने जैसे बात करी कि एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, तो ये ग्रोथ है 16% CAGR की। अब मोतीलाल ओसवाल कहां पे ओवरवेट है और कहां पे अंडरवेट है, एक बार वहां पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरवेट की। BFSI सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल का जो स्टांस है वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, EMS, इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ होटल्स, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट और ई-कॉमर्स पे जो इनका स्टांस है वो बुलिश है। अब बेयरिश उनका स्टांस कहां पे है? वो है मेटल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स। अब बात करते हैं स्टॉक में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे मोतीलाल ओसवाल को अच्छा खासा दमकम दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। HCL टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जोमैटो, साथ ही साथ पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स, निपॉन लाइफ इंडिया, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स में अच्छा खासा हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है 2025 में। लेकिन आपको संभल के चलना होगा क्योंकि 2025 हमें एक मिक्स नोट पे देखने को मिलेगा। ओके, 2025 थोड़ा सा मिक्स नोट रहेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। इनमें से रुचित एक बार पॉलीकैब देखिएगा, क्योंकि ये एक स्टॉक आपको याद होगा अपने ग्लोरी डेज में क्या बढ़िया रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं। फिर रीसेंट पास में एटलीस्ट पिछले 6-8 महीनों में थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है ये। ऐसा ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि जो भी करेक्शन भी छोटे मोटे आ रहे हैं उसमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। आप अगर लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो लगभग प्रीवियस स्विंग हाई 7600 से नीचे आ रहा है स्टॉक, बट कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। तो आई थिंक जब भी ऐसे ट्रेंड सेट होता है कि प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शन पे लो वॉल्यूम्स होते हैं, तो सपोर्ट पे बाइंग करना आई थिंक काफी एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकता है। टेक्निकली स्टॉक में 6870 6900 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए पोजिशनल बेसिस के लिए, और यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड लगनी चाहिए। ये फिलहाल एक स्टॉक जिस पर नजरें होनी चाहिए। चलिए चार का चौका की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मानस के साथ सस्ता ऑप्शन की। बताइए मानस, क्या ट्रेड पिक करेंगे? तो देखिए अश्विता जी, सन फार्मा पे ध्यान है। यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन था, बट फाइनली एक रेजिस्टेंस जो कि 1830 के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम्स दिखने लगे हैं चार्ट्स पे। आई थिंक सन फार्मा के ऑप्शन में 1840 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और टारगेट सेट करने हैं 65 रुपीज के 1840 के जनवरी के कॉल ऑप्शन। राइट। सन फार्मा जो अभी दरअसल सचिनंद ने भी आइडेंटिफाई किया, 1840 का जैन वाला कॉल आप लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। आज दिसंबर एक्सपायरी का दिन है। सचिन बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है सारे मेटल काउंटर्स में। प्राइस पे बड़ी मूवमेंट अभी तक आई नहीं है, बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली यहाँ पर भी एक अच्छा टर्न अराउंड नजर आना चाहिए अगले कुछ दिनों में। एंड वहां पर जिंदल स्टील एंड पावर का जिस तरीके से डेटा है 940 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जरूर है, बट सपोर्ट कहीं जाकर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है 920 के आसपास। तो आई थिंक जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज से एक अच्छा ब्रेकआउट एग्जिबिट होगा, एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 975 से 980 की एक चाल बन सकती है। तो यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है आज का जो एक स्विंग लो बनाया है लगभग अराउंड 925 के आसपास का, तो आई थिंक 930 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। हो सकता है कि 965 से लेके 985 की एक चाल बने अगले कुछ दिनों में। सो यहाँ पर खरीदारी करनी है जीएसपीएल के फ्यूचर्स में। तो जीएसपीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है।
43-44 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 965 तक जाने की पॉसिबिलिटी, तेजी का ट्रेड ली। अब पता करते हैं चार्ट का चमत्कार अमित सेठ से हमारे साथ बने हुए। अमित, बताइए आपकी तरफ से चार्ट का चमत्कार कौन सा रहेगा? रियल्टी सेक्टर में ओबराय रियल्टी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और हम अगर देखें कि मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आ रही है, निफ्टी में डाउन मूव्स आ रहे हैं, इंट्राडे जो डाउन मूव्स आते हैं, वहां पे ओबराय रियल्टी काफी अच्छे तरह से अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। 5-7 दिनों का एक टाइट कंसोलिडेशन और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस है, मेरे ख्याल से इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग। 2303 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। 2270 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2360 रुपए के। तो 60 के टारगेट के लिए चार्ट का चमत्कार ओबराय रियल्टी 2302-2303 के आसपास कारोबार करते हुए। लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप फंडा की। नरेंद्र सोलंकी के पास चलते हैं। नरेंद्र जी, बताइए आपकी तरफ से आज का मिड कैप फंडा। जी, आज की हमारी पिक है सीएट लिमिटेड है और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट इनका कैम्सो का टेक ओवर है, उससे कंपनी को काफी मदद मिलेगी ओएसटी सेगमेंट में और ओईएम सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस बढ़ाने में। प्लस ग्लोबली मार्केट शेयर भी कंपनी का इंक्रीज होने में हेल्प मिलेगी। और ओवरऑल अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी आगे जाके हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो एक्विजिशन है ये ईपीएस क्रिएटिव रहेगा कंपनी के लिए, तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो 3800 रुपीज है। ओके, शानदार तेजी पिछले कुछ मिनटों में इनफैक्ट सीएट में बनती हुई दिखाई दी भी है। 2% ऊपर एकाएक तेजी बनी है, 3123 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये है मिड कैप फंडा नरेंद्र की तरफ से। फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं आपके सामने सभी ट्रेड्स का जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी 4 के चौका के तौर पर रेकमेंड किए। पहले बताते हैं आपको मानस की तरफ से सस्ता ऑप्शन सन फार्मा में खरीदारी की सलाह दी है। 1840 के कॉल ऑप्शन में जनवरी सीरीज के 65 का लक्ष्य रहेगा, 34 का स्टॉप लॉस, 46 रुपये पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। अब बात करते हैं सच्चिदानंद के एफएनओ सुपरस्टार की। जेएसपीएल फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है 975 980 के लक्ष्य के लिए, 930 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। फिलहाल 938 39 के आसपास कारोबार कर रहा है। अमित सेठ ने चार्ट का चमत्कार में रेकमेंड किया है ओबराय रियल्टी, तेजी की सलाह 2360 के लाइकली टारगेट के लिए, 2270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और नरेंद्र सोलंकी ने पिक किया है मिड कैप फंडा के तौर पर सीएट जो कि 3121 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है। तो ये हैं आपके लिए 4 के चौका के तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ट्रेड। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ और आज हम बातचीत करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। दरअसल कंपनी ने वर्लपूल के साथ एक बड़ा करार किया है। कंपनी अब वर्लपूल के वॉशिंग मशीन बनाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट का कितना फ़ायदा होगा, साथ ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आउटलुक कैसा है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी विकास गुप्ता। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो आपने डेफिनेट एग्रीमेंट साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के लिए, इसकी और डिटेल्स, इस अरेंजमेंट की और डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे। किस तरीके का परसेंटेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई देगा, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी? नमस्कार दीपाली जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। जो हमने वर्लपूल के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, हम लोग उनके लिए वॉशिंग मशीन बनानी शुरू करेंगे। वर्लपूल ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है एयर कंडीशनर्स में और प्लास्टिक मोल्डिंग में। तो हमने अपने जो मौजूदा रिलेशनशिप है उसको फर्दर एक्सपेंड किया है वॉशिंग मशीन के बिजनेस में। जो एग्जैक्ट नंबर है कि कितना रेवेन्यू हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस का वर्लपूल से आएगा, वो थोड़ा सा हम लोग जो नॉन डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंडर थोड़े से बाध्य रहते हैं, तो इसके कारण हम लोग क्लाइंट स्पेसिफिक रेवेन्यू नहीं बता सकते। बट ओवरऑल हम आपको ये बता सकते हैं वॉशिंग मशीन का जो बिजनेस हमारा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, उसमें हमको एक फर्दर काफी अच्छा बूस्ट नजर आ रहा है कि हमारा जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है नेक्स्ट ईयर भी 40 से 50% पे ग्रो करना चाहिए FY26 में। तो आप क्लाइंट स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं, लेकिन कंसिडरिंग आपका एक्सपोजर वॉशिंग मशीन्स में ऑलरेडी है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए क्या आपको अतिरिक्त से कैपेसिटी लगानी पड़ेगी या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही काम होगा? और लार्जली आपके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू का कितना परसेंटेज वॉशिंग मशीन से कमाई होती है? हर्षिता जी, जो हम लोग वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी हम ऑलरेडी फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। जो हम लोग ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन पर एनएम के ऊपर उसकी कैपेसिटी को लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कुछ नए ग्रीनफील्ड प्लांट ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहा है और हमारा जो मौजूदा प्लांट है रुड़की में, उसको भी हम फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 लाख वॉशिंग मशीन पर मंथ की कैपेसिटी कर लेंगे अगले 3 से 4 महीने में। जो ओवरऑल हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, हमारे को इस साल ऑलमोस्ट अराउंड 450 करोड़ के करीब का रेवेन्यू देगा हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में
वॉश मशीन का जो शेयर है 450 करोड़ के करीब रहेगा। ओके अच्छा, अगर हम इस पर्टिकुलर डील की बात करें तो टाइमलाइन क्या रहेगी, एग्जीक्यूशन कब से स्टार्ट होगा और कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके की जो डील्स होती हैं आपकी उसमें किस तरीके के ग्रोथ रहती है, किस तरीके के मार्जिन्स रहते हैं। दीपाली जी, हम लोग जो वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन है, हमारा अनुमान है कि हम लोग जो मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में 2025 के हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर देंगे वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन की। हमारा ये मानना है कि जो वर्लपूल से हमारी जो डील हुई है इस वॉशिंग मशीन को बनाने की, ये जो आउटसोर्सिंग का जो एक थीम है, आउटसोर्सिंग की एक जो एक लॉजिक है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करता है, फर्दर उसको बूस्ट देता है। तो हमारा मानना है कि जो भी मास सेगमेंट के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, काफी बेसिक सा प्रोडक्ट है, उसमें प्राइसिंग का प्रेशर बहुत रहता है ब्रांड्स के लिए, सबके लिए। तो मुझे मानना है कि हमारा ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए एक अच्छा इसमें फर्दर बूस्ट आएगा विद दिस टाई अप विद वर्लपूल। अब इस बिजनेस में वैसे आप भी मानेंगे कि काफ़ी सारा कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे कैसे रहते हैं? क्या ये लेगेसी ऑर्डर्स हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स दूसरों के तरफ नहीं जाएंगे, आप ही के साथ बने रहेंगे? हर्षिता जी, हमारा ये मानना है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कभी भी फ्यूचर को आपको गारंटी नहीं करती है। हमको वी हैव टू बी रेलेवेंट एवरी डे, वी हैव टू परफॉर्म एवरी डे। और हमारा ये मानना है कि जो क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। और अगर हम तीनों पैरामीटर्स पर अगर ठीक से परफॉर्म करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप में कोई बाधा नहीं आती। और उसी का नतीजा है कि अगर हम लोग देखेंगे, चाहे हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है, चाहे एसी का बिजनेस है, हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में इस बिजनेस को 3 गुना, 4 गुना या ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, हमने एसी के केस में ऑलमोस्ट बिजनेस हमारा 10 टाइम्स हुआ है पिछले 4 सालों में, 3 सालों में। वॉशिंग मशीन का बिजनेस हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना किया है पिछले 4 सालों में। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमने ऐड किए हैं, जो कस्टमर्स हैं हमने वॉशिंग मशीन में, एसी में, सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड किए हैं। तो हमारे को डेफिनेटली हमारी टीम का बहुत मेहनत रहती है इसमें। अगेन वही बात है कि क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने एक और चीज मेंशन की, यू हैव टू बी विद द टाइम्स। क्या यही वजह है इस समय फिर आप ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रहे हैं? बिकॉज आपने आई थिंक वो स्पाइरो के साथ एक करार किया है। इसके पीछे अगर हमें एक अंदाजा दे सके कि क्या थॉट था, आगे चलकर ये पर्टिकुलर बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए? अक्षिता जी, हमारा ये मानना है कि एक ईवी जो स्पेस है वो काफी एक्साइटिंग स्पेस है। और कुछ चीजें जो हम लोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग है, एसएमटी, पीसीबी असेंबलीज हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट असेंबली, हमको लगता है कि कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वहाँ पे ईवी बाइक मैन्युफैक्चरिंग में। और हम उसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग जो फर्स्ट क्वार्टर होगा FY26 में, इसमें हम प्रोडक्शन ईवी बाइक की शुरू कर लेंगे हमारे पूना प्लांट में। ऑलरेडी उसके लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने चालू कर दी है और हम कुछ प्लांट मशीनरी भी ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं। हमें लगता है कि ईवी बाइक में हम लोग पहले 2 सालों में ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के रेवेन्यू पे आ जाएंगे, सालाना रेवेन्यू पे आ जाएंगे पहले 2 सालों में ही। ओके एक और चीज़ क्विकली आपसे, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या आगे और किस तरीके के और आगे के प्लान्स हैं? ये तो आपने एक कदम बढ़ाया है, बट क्या और जॉइंट वेंचर्स या कोई और एक्विजिशंस ऑन रेडार हैं? सो दीपाली जी, हम लोग इसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक शुरू कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग इसको फर्दर एवेल्युएट करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को और देखेंगे कि आगे कैसा ये बिजनेस को पैन आउट होता है। हम लोग काफी होपफुल हैं। मुझे लगता है कि बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा पोटेंशियल है आने वाले साल में हमारी कंपनी के लिए। और रफली किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर होंगे? अक्षिता जी, इसमें शुरू में हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 40 से 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी इनिशियली इसमें। और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे स्पीडो को ईवी बाइक की। नहीं, क्योंकि आगे आप और स्केल करना चाह रहे हैं, तो क्या आगे फंड रेज करेंगे या एग्जिस्टिंग फंड्स के जरिए ही
ज़्यादा एक्सपेंशन होगा इस नए ईवी डिवीजन में? हर्षिता जी, हमने अभी रिसेंटली ही आज से 2 या 3 हफ्ते पहले एक QIP फंड रेज क्लोज किया है 1500 करोड़ का। तो जी। हमको लगता है कि जो 1500 करोड़ पे का जो फंड रेज हमने किया है, वो अगले 2 से 3 साल के लिए हमारे को जो ग्रोथ कैपिटल चाहिए, वो उसको सफिशिएंट है उसको मीट करने के लिए, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वी आर एडिक्वली फंडेड टू टेक केयर ऑफ ऑल दी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो आने वाले समय में आ रही है। मेरा फाइनल सवाल एक FY25 के आउटलुक पर है, कंसिडरिंग नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वो नंबर्स आना शुरू होंगे, बट आपने गाइड किया था 40 to 50 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रिवाइज करके 40 to 50 करोड़ पर आया था और लगभग 250 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी। वुड यू मीट द गाइडेंस और चांसेस कि इससे बेहतर आप कर पाएंगे? अश्विता जी, जो रन रेट हमारा चल रहा है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ये रेवेन्यू गाइडेंस को मीट कर लेंगे। जो भी अपडेट होगा इस रेवेन्यू गाइडेंस पे, हम लोग जरूर एक अपडेट देंगे, बट वो Q3 के जो रिजल्ट्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तब हम लोग उसको फर्दर अपडेट देंगे रेवेन्यू गाइडेंस पे, अगर कोई चेंज होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट 2025। थैंक यू, सेम टू यू। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के सामने, और यहाँ पर ऑफ कोर्स एसीज, वॉशिंग मशीन्स के, रेफ्रिजरेटर्स के बियॉन्ड जाकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी उतर रही है। नरेंद्र जी, ये बिजनेस आपको कैसे लग रहा है? एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होगा, लेकिन जैसे मैनेजमेंट कह रहा था कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा और शायद ईवी इज अ कॉलिंग। जी डेफिनेटली काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस है। ईवी का जो इनका टाइप है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। हालांकि अगर आप देखें बैटरी का जो कंपोजिशन है उसमें प्लास्टिक की जो सीलिंग के लिए काफी यूज होता है, तो जो फाइनली बैटरी पैक बनता है वो पूरे प्लास्टिक के एनक्लोजर में सील्ड होता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा बहुत इनका जो एक्सपर्टीज है वो काम में आएगा। तो डेफिनेटली, और जो इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी काफी फास्ट ग्रोइंग है। अगर आप इसमें कंपटीशन भी देखें, चाहे अंबर एंटरप्राइजेज हो, तो काफी अच्छी ग्रोथ है इसमें। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है वो ये मॉडल पे ऑलमोस्ट अब सबकी सहमति बन चुकी है कि अब ये मॉडल ही चलेगा। तो डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छी है। और एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दीपाली, लेकिन आप इन ईवी कंपनियों को काफ़ी उनसे बातचीत करती हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हैं। क्या 80% कंपनियां इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए ही अपनी असेंबली करा रही है, मैन्युफैक्चरिंग करा रही है? एक्जैक्टली हर्षदा, और इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि जो कंप्लीट सेटअप करने की कॉस्ट है वो इतनी हाई है कि कंपनियां उसके लिए भी कम्प्लीटली तैयार नहीं है, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड हमने देखा है, और शायद यही ट्रेंड सो फार अभी चलने वाला भी है। क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई कि फुल फ्लेजेड वो ईवी यूनिट्स कब सेटअप करेंगे, तो उनका कहना ये था कि जो उन्होंने 10-20 साल पहले जो आइस सेटअप किए हैं उनकी ही कॉस्ट अब जाके रिकवर हुई है, और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग से असेंबली लाइन, अलग से प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज है, और शायद यही वजह है कि जो कंपनियां नई एंट्रेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इस प्ले में एंटर कर रही हैं, और इसीलिए इस तरीके की डेवलपमेंट्स हम लगातार देखते आए हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई। तो चलिए, इसीलिए शायद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी एक बड़ा मौका यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि हम ईवी प्लेस की बात करें, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है ओला इलेक्ट्रिक का, क्योंकि ये स्टॉक आज सुबह में दरअसल चर्चा में था। ये अपना फुटप्रिंट क्लियरली मार्केट में बढ़ा रहे हैं। 3200 नए आउटलेट्स इनके खुले हैं। खुला ये मजबूत, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा फिसड्डी हो गया है। अमित बताइए, चार्ट्स क्या इशारा कर रहे हैं? 9349 के आसपास क्या किया जाए इसमें? जी मैम, अगर चार्ट्स देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में पिछले 15 से 20 दिनों पे नीचे के लेवल्स उसमें लगभग 91 के आते हैं और ऊपर में लगभग 100 के लेवल। तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आई थिंक इज बेस्ट अवॉइडेड। कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। एक बार अगर यहाँ ब्रेकआउट 98 के ऊपर आता है तब एक पोजीशन बनाई जा सकती है, अदरवाइज इट इज बेस्ट लेफ्ट अनटच्ड। ओके, तो ये बात हुई ओला इलेक्ट्रिक की, लेकिन अभी हम वॉशिंग मशीन एसीज की बात कर रहे थे। एक बार वोल्टास के स्टॉक को लेकर आते हैं, जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 90% से ज़्यादा के रोल ओवर जनवरी सीरीज के लिए दिखाई दे रहे हैं, और बिल्डअप भी पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिखाई दिया। 1706 का मौजूदा लेवल है। मानस बने हुए हैं। मानस, एक बार देखिए स्टॉक को, इसका चार्ट और डेटा, और बताइए क्या सलाह रहेगी।
देखिए अभी थोड़ा जल्दी है यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना। मेरे ख्याल से जब तक 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन ना करे, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 1730 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। बट अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी मॉर्निंग में बना ली गई है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 1679 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये बात हुई वोल्टास की, 1706 पर ट्रेड कर रहा है, नई तेजी की पोजीशंस अभी नहीं बनानी है, अभी वेट करना है। लेकिन अब बात करते हैं आगे के आउटलुक की, और अब 2025 के लिए कमाई की बड़ी थीम क्या रह सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे एसेट कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस डिवीजन के डायरेक्टर मनीष जैन हमारे साथ बने हुए। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 2024 तो काफ़ी वॉलेटाइल ईयर रहा और हमने कुछ थीम्स को आउट परफॉर्म करते हुए भी देखा, तो कुछ ने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो पहले तो जनरल व्यू, क्या ये साल भी वॉलेटाइल ईयर रहेगा? क्या चैलेंजेस रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा फैक्टर भी है जो मार्केट के लिए रिस्क पॉइज कर सकता है? थैंक यू दीपाली जी। सबसे पहले तो आप सभी को और आप सभी की टीम को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें तो 2025 की, तो चैलेंजेस देखिए आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब जनवरी में ट्रम्प ऑफिस एज्यूम करेंगे तो वहाँ से पॉलिसी के मूवमेंट्स कैसे होंगे, उस पर से एक वोलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी। दूसरा, अगर अपन पिछले 4 साल की बात करें तो 2020 से 2024 तक इंडियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और यूएस मार्केट्स ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 2025 में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिटर्न निकाल पाना ब्रॉडर मार्केट से इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि एक 3-4 साल का अच्छी तेजी मार्केट ने देख ली है। तो मेरा मानना ये है कि वोलेटिलिटी बनी रहेगी, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ेगा। और पिछली बार भी अपनी एक बात हुई थी कि थोड़ा अगर हम कैश में रहते हैं इस वोलेटाइल मार्केट में, तो एक लमसम अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा मिलेगी 2025 में। एक आप कह रहे 2025 में अपॉर्चुनिटी, मनीष जी गुड आफ्टरनून, मिलेगी ज़रूर, लेकिन क्या ड्राइव कर सकता है उस अपॉर्चुनिटी को? क्योंकि देखिए सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बाद डर यही बैठ गया है कि अर्निंग्स जो एक हुक्म का इक्का हुआ करते थे, एटलीस्ट टिल Q1 ऑफ FY25, उसमें उतना चार्म रहा नहीं, शायद और ड्रैग देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन एक और सिरदर्द है। क्या वो रेट कट का सिलसिला जो होपफुली फरवरी में शुरू होगा, क्या वो ड्राइव कर सकता है? बड़ा ड्राइविंग फैक्टर, ड्राइविंग फोर्स क्या रहने वाला है 2025 का? गुड आफ्टरनून। आपकी बात सही है कि अर्निंग्स से काफ़ी बड़ा ड्रैग रहा है, और अर्निंग्स पर अभी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ओवरऑल अगर अपन देखें तो अभी भी फेयरली वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ एक अंडर वैल्यू कैटेगरी में चला गया है। किसी वजह से अगर आपकी क्वार्टरली अर्निंग फिर से ख़राब आती है तो मार्केट में करेक्शन का लेग एक बार आपको और दिख सकता है। और रही बात ड्राइव करने की, तो छोटे मोटे सेंटीमेंट्स आते रहते हैं, जिसको हम एक कभी सेंटर रैली बोल देते हैं, कभी प्री बजट रैली बोल देते हैं। लेकिन फंडामेंटली अर्निंग्स की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो मिड जनवरी से चालू हो जाएंगी। रही बात इन्फ्लेशन की, तो एक रीडिंग जो अभी आई है वो थोड़ी अच्छी है, लेकिन पॉलिसीज़ की अगर अपन बात करें तो यूएस में अगर आपके कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आती है, या फिर आपकी जो एक ट्रेड टैरिफ वाली पॉलिसी आती है, अभी ऐसा व्यू बन रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी हो सकती हैं। इसलिए एफओएमसी की जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने एक कॉशियस व्यू लिया, और हो सकता है अगली मीटिंग में रेट कट की बात ना हो, क्योंकि एक डिसेंटिंग वोट ऑलरेडी आ चुका था। तो ये यहाँ पर जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता अर्निंग पर, और इन्फ्लेशन की रीडिंग आपकी ओवरऑल कंटेन हो चुकी है, तब तक आपको ट्रिगर मिलने मुश्किल है। ओके, तो मनीष जी गुड आफ्टरनून। आप कह रहे हैं कि सेंटा रैली या प्री बजट रैली, अब सेंटा रैली तो फेल हो गई, तो क्या अगर कोई प्री बजट रैली आएगी तो वो भी फेल होगी फिर? और क्या मार्केट फिर जो रीसेंट लोज थे उनको ब्रेक करेगी? और क्या मतलब एक नेगेटिव रिटर्न्स की का भी रिस्क रहेगा अगले साल? अनुज जी, बात यही है कि सेंटर रैली डेफिनेटली फिजल हुई। बजट रैली मुझे नहीं लगता कि एक सेंटिमेंटली अगर एक पॉजिटिव व्यू बजट रैली में बन भी जाता है, तो जब तक आपके इन्फ्लेशन की रीडिंग हुई, या फिर आपके क्या बोलते हैं अर्निंग्स, ये दोनों चीज़ें काफ़ी तरीके से तय करेंगी। और
इसके बाद अभी एक काफ़ी बड़ा फेरबदल हो रहा है, नया प्रेसिडेंट की नई पॉलिसीज़ बनेंगी, उसमें किस तरीके से चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। तो कॉशियस व्यू एक आपको हमेशा अभी मार्केट में लेकर चलना ही पड़ेगा। रही बात आपका जो एक कमेंट है कि क्या ये रिसेंट लो ब्रेक हो सकता है, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जा चुका है। इसको अगर अभी लो ब्रेक करने के लिए ट्रिगर तब मिलेगा जब अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तो डेफिनेटली हम एक नए लो की तरफ चले जाएंगे अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं करती हैं तो। सबसे ज़्यादा जो शॉकर था वो एफएमसीजी में था, खासतौर से एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर आपको लगता है क्या कि अभी और ज़्यादा पेन है, स्पेशली वैल्यूएशन का करेक्शन अभी और बाकी है? वैल्यूएशन का करेक्शन अनुज जी बाकी हो सकता है, और अगर आपके अर्निंग्स में सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो डेफिनेटली अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं मार्केट में अंदर जाने के लिए। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो वैल्यूएशन में एक सुधार दिख सकता है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कुछ देर पहले हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। ये जो पूरा ईएमएस का रेवोल्यूशन उभर कर आया है, जो क्रांति उभर कर आई है स्टॉक्स के जरिए, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्योंकि 2024 में ये स्प्रिंकल होके स्टॉक्स कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में आए। ये मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की इन्होंने। ये कितना एक लुक्रेटिव स्पेस रह सकता है 2025 में? देखिए, जो हर्षदा जी नए सेक्टर आ रहे हैं उसमें हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और इन नए सेक्टर से कहीं ना कहीं आपके एक नए जो मिड कैप वैल्यूएशन पर स्टॉक आते हैं, वहाँ पर ये स्टॉक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो लार्ज कैप बन सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलरली स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कई आईपीओज अगर आप देखें तो उनमें कई बहुत सारी अच्छी कंपनियां आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ये कंपनियां कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे रिटर्न देती आ रही हैं। नया सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है। इन पर अगर अपन नज़र बनाकर रखते हैं तो इस तरीके के जो स्टॉक्स आते रहते हैं वो 2025 में आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। एक अनुज जी ने एशियन पेंट से रिलेटेड बात की थी जिस पर थोड़ा डिस्कशन नहीं हो पाया। ये लार्ज कैप कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर एक सिलेक्ट बेसिस पर थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देती रहेंगी, जिसमें मार्केट को एक व्यू बनाना पड़ेगा कि अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी आ गई है, मैनेजमेंट एग्जिट पर क्या व्यू है, अर्निंग्स पर क्या व्यू है। बट कहीं ना कहीं एक मार्केट डिसलोकेशन आपको अपॉर्चुनिटी देता है इन बड़े काउंटर में पोजीशन बनाने की। जब ये काउंटर सेटल हो जाते हैं तो ये काउंटर भी आपको एक 25 से 30%, 35% तक का रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। हमने ये देखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ये हुआ है, मारुति सुजुकी में भी ये हुआ है। सो स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स की बात ना करें, अगर इस टाइप के स्टॉक आपको कभी अपॉर्चुनिटी देते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यहाँ से इनमें टर्न अराउंड चालू होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के काउंटर पे नज़र रखी जा सकती है। और हर्षिता जी, आपका सवाल, पीजीईएल टाइप के जो स्टॉक हैं वो आते रहेंगे, उन पर नज़र रखें। और कई बारी इस तरीके के स्टॉक जो हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, और 2025 एक स्टॉक स्पेसिफिक ईयर रहेगा मेरी राय में। हाँ, ये स्टॉक्स ऐसे आते रहते हैं। दिक्कत ये है कि जब आ जाते हैं उसके बाद पता चलते हैं, पहले नहीं पता चलते। मनीष जी, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ही रहती है कि पहले पता चले तो समझ में आए। अच्छा, खैर, एनीवे, दो सेक्टर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इस साल वो है आईटी और फार्मा। फार्मा तो खैर शायद सबसे शानदार इंडेक्स रहा इस साल का, 34% रिटर्न्स दिए। आईटी ने भी 25% के करीब के रिटर्न्स दिए, और ज़्यादातर इन दोनों इंडेक्स में हमने एक चीज़ देखी कि वॉलेटिलिटी नहीं थी। क्या अगले साल भी थीम कंटिन्यू करेगी या ये सिर्फ इस साल की थीम थी आपके हिसाब से? अनुज जी, मुझे लगता है आईटी कंटिन्यू करेगा। पिछली बार भी जब अपनी बात हुई थी तो आईटी को लेकर मेरा व्यू पॉजिटिव था, और उस पॉजिटिव व्यू को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा 2025 में भी। रही बात फार्मा की, तो फार्मा में देखिए थोड़ा सा एक डिवाइड करते हैं अपन हेल्थ केयर और फार्मा के बीच में। तो हेल्थ केयर में आरओई एक्सपांशन जो है उसमें थोड़ा समय लग सकता है,
फार्मा में सिलेक्ट बेसिस पे अपॉर्चुनिटी आएंगी। CDMO में बायोसिक्योर की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, तो उन स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। फार्मा में मुझे लगता है कि एक जो ब्रॉड बेस रैली आपको मिली है 2024 में, वो 2025 में मुझे मुश्किल लगता है। सेगमेंट स्पेसिफिक जाना पड़ेगा फार्मा में अपने को। ओके, ऑटो में हमने देखा एक मिक्स बैग रहा है, जहाँ पर द लाइक्स ऑफ M&M ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन मारुति, टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही फीका साल रहा। 2025 वाला साल किस तरह का साबित रहेगा? ये क्या हाइब्रिड वाली थीम और जोर पकड़ेगी? ईवी कितनी लास्ट होती हुई दिखाई देगी? आपका आकलन क्या है और आप किस पर ज्यादा दाव खेलना चाहेंगे? पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा डिफेंसिव जाएंगे हर्षदा जी 2025 में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको टू व्हीलर में बेहतर मिलेंगी या ट्रैक्टर सेगमेंट में बेहतर मिलेंगी। थोड़ा सा CV की तरफ भी हम देख सकते हैं, जिस तरीके से ओवरऑल हम गवर्नमेंट केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात करते हैं, वहाँ से CV को एक बूस्ट मिल सकता है। जिस तरीके से रूरल स्पेंडिंग के डेटा थोड़े अच्छे आए हैं, वहाँ से आपको टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स में बूस्ट मिल सकता है। आपकी जो सोइलिंग है या फसलों की बात करें, जिनकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन भी नीचे आ सकता है, MSP जिस तरीके से तय हुई है, तो मैं थोड़ा सा टू व्हीलर और ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल की तरफ जाऊंगा। PVs की तरफ 2025 में शायद उतना नहीं जाएंगे। रही बात हाइब्रिड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है और जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गेम हाइब्रिड का है। प्योर प्ले EVs को पेनिट्रेट करने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो जो भी कंपनी एक हाइब्रिड पर फोकस करती है पैसेंजर व्हीकल में, उसके रिटर्न शायद अच्छे रहेंगे। हमने कई सारी न्यू थीम्स की बात की, तो ये स्विगी जोमेटो को मेंशन करना आई थिंक एसेंशियल हो जाएगा। उसके बाद उसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। अब जिस तरह का कमाल इस साल देखने को मिला है, ये सिलसिला जारी रहेगा? विल दे कंटिन्यू टू आउटडू देमसेल्व्स? ओवरऑल अगर सेगमेंट की बात करें तो आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म, अब जिस तरीके से इनके नतीजे आए हैं, जिस तरीके से कुछ जो कंपनियां हैं उन्होंने अच्छे बॉटम लाइन दिखाने चालू किए हैं और मार्केट शेयर भी एक इन्होंने बनाना चालू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जोमेटो और स्विगी या नए प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों की अगर बात करें, तो ये नए प्लेटफॉर्म की कंपनियां आगे आने वाले साल में अच्छा करेंगी, क्योंकि कंज्यूमर को एक तरीके से इनकी आदत लग रही है और इनका जो ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट शेयर या टैम की बात करें, वो जो नई नई ऑफरिंग से लेकर आ रहे हैं उससे बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी स्मार्टली इनका जो मैनेजमेंट है, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उसको ऑप्टिमाइज भी करते जा रहे हैं। तो जो नए प्लेटफॉर्म है उसमें अगर एक स्मार्ट मैनेजमेंट पर अगर अपन बैठ लें, ओवरऑल मार्केट पर अगर अपन बैठ लें, तो ये कंपनियां मुझे लगता है आगे आने वाले साल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। चलिए इस बीच बाजार पर वापस नजरें घुमाते हैं। मिड कैप इंडेक्स तो पूरी तरह से घूम गया, ये आ गया है पॉजिटिव टेरिटरी में। 333 पॉइंट नीचे था, ध्यान रखिएगा आज, अब 80 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी भी अपनी 25 पॉइंट की गेंस को होल्ड करने में कामयाब, और जिस बात का इंतजार था वो निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक कोशिश बार बार कर रहा है, 66 पॉइंट की गिरावट अब यहाँ पर रह गई है। तो ये आई थिंक अभी भी थोड़ा सा स्टिकी जोन में है, लेकिन मिड कैप्स की रिकवरी देखकर थोड़ी सी तसल्ली हो रही है। अनुज, क्लोज को कैसे रेट करें, और अब जाते जाते आखिरी 15-10 मिनटों में क्या किया जाए? इसको देखकर वो मीम याद आ रहा है, ये मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। देखिए हर्षदा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट में इस समय दोनों तरफ के मौके हैं। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है आज, मैं बताऊँ आज लिटरली मक्खी पे मक्खी बैठी है। अगर आप निफ्टी का आज का हाई और लो देखेंगे, एग्जैक्टली वो लेवल जो हमने डिस्कस किए थे। अब ये बात है कि उसको ट्रेड कैसे करें आप, क्योंकि सुबह खुलते ही एक बार मार्केट ने उस टारगेट को हिट करके फिर नीचे आ गया मार्केट और लोअर लेवल पर रिकवरी आई। आई थिंक ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। आज की क्लोज बता रही है हम किस तरीके की मार्केट में एक रेंज को ट्रेड करें। अच्छा, सिर्फ आज का नहीं, 3 दिन का अब डेटा उठा के देख लें, 3 दिन से अब ये रेंज चल रही है।
23,650 लोअर लेवल पर, 23,850 ऊपरी लेवल पर। 200 पॉइंट की ये रेंज है, इस 200 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करें। गलती से 24,900 लिख दिया, 23,900 के ऊपर बंद होने पर ये रैली टिकेगी, और अगर 23,750 के नीचे फिसले तभी मार्केट में कोई मंदी आएगी। इसको हाँ, ये ठीक, चलिए, बहुत शानदार टीम है हमारी, एकदम ठीक कर दिया, मैंने गलत भेजा था डेटा वैसे। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस करें, वो अप्रोच भी आपके काम आ सकती है। स्पेशली स्ट्रेंथ पर फोकस करें, वो मेरे ख्याल से आपके लिए ये ठीक रहेगा हर्षदा अप्रोच। बाकी तो खैर ये टाइम जाएगा, नया साल आएगा, उसके बाद एफआईएस वापस आएंगे, तब सच का सामना होगा, तब करेंगे। थोड़ा अभी रिलीफ तो मिला हुआ है, कम से कम जो रोज़ पिटाई हो रही थी उससे तो बचे हुए हैं। थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम नए साल की बात कर रहे हैं, और कल से दरअसल एटलीस्ट मार्केट के लिए नए साल की शुरुआत हो जाएगी। जैन सीरीज की जो शुरुआत होने वाली है, तो जैन सीरीज में वो कौन से इवेंट्स है, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जिस पर आप लोगों की नजरें होनी चाहिए, ये बताने के लिए अब कंचन हमारे साथ स्टूडियो में है। कंचन, बताइए। जी, 5 बड़े ट्रिगर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जनवरी में। खासकर सबसे पहले तो ट्रंप अपने ऑफिस में वापस जाएंगे, प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी यूएस इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छी साइड पे रहा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है अर्निंग, बिकॉज हमने देखा कि जब सितंबर में कंपनीज ने अपनी अर्निंग दी थी उसके बाद बाजार का किस तरीके का हाल था, और जब क्वार्टर 3 के अर्निंग्स आने वाले हैं उसके बाद बाजार के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होगा। थर्ड ये कि काफी बड़ा इनफ्लो बाजार में आने की उम्मीदें जताई जा रही है। शेयर जैसे कि स्विगी, एनटीपीसी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिंक, लॉजिस्टिक और काफी सारे शेयर्स, यानी कि इन टोटल 235 करोड़ शेयर जो है बाजार में आएंगे, और इनकी वैल्यू की बात करी जाए तो वो है $14 बिलियन की। साथ ही साथ एक एक्सपायरी का इंपैक्ट भी हमें आता हुआ दिखाई देगा। जनवरी से जो बीएसई की एक्सपायरी है वो होगी ट्यूसडे को, और जो एनएसई की है वो होगी फ्राइडे को। और पांचवा बड़ा फैक्टर यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरीके से सामने आती है। चाइना और यूएस के बीच जो भी डायनामिक रिलेशनशिप है वो बाजार को किस तरफ लीड करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि वॉलेटिलिटी बाजार में ज्यादा बढ़ जाती है। और छठा सबसे बड़ा ये होगा कि प्री बजट रैली क्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 1 तारीख को आने वाला है बजट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनवरी में हमें प्ले आउट होते हुए दिखाई देंगे। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ ट्रिगर्स जो जनवरी में प्ले आउट होंगे और हम इन पर नज़र रखेंगे ऑब्वियसली। अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं, फटाफट बीटीएसटी कॉल लेते हैं, फिर डीलिंग रूम चेक करेंगे। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक उड़ान इंडिगो अच्छा लगता है मुझे। 4732 पर ट्रेड कर रहा है इंडिगो। स्टॉप लगाना चाहिए 4700 का, 32 रुपए का है। हो सकता है 4800, ये एक जोन है, माते जाना चाहिए, लेकिन लगता है ये बिल्कुल और ऊपर जाएगा इंडिगो। ओके, इंटरग्लोब एविएशन में वो तेजी का ट्रेड कैरी करना है। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? आई थिंक हर्षदा जी, केई इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। 4 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 4348 के प्राइस चल रहे हैं जनवरी के फ्यूचर पे, वहां पर खरीदारी करिए। 4289 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 4475 4475 के टारगेट सेट करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज के जनवरी के फ्यूचर्स में। सजन, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? आलू जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है फोकस आपको थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स पे ही करना चाहिए। एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से डीवीज लैब में भी एक टर्न अराउंड हुआ है, 5800 का सपोर्ट इसने पिछले 4 दिनों में अच्छी तरह डिफेंड किया है। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो चुकी है। तो ये मोमेंटम जो मिला है जनवरी के फ्यूचर में वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगभग अराउंड 5865 के आसपास प्लेस करना है। फ्रेश खरीदारी करनी है डीवीज लैब के जनवरी के फ्यूचर्स में, एंड हो सकता है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस स्विंग 6040 तक नजर आए। सो खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में। डीवीज लैब की फ्यूचर्स में एक तेजी वाला ट्रेड, पहले सन फार्मा और अब डीवीज लैब, तो फार्मा कंपनियों पर जोर दिख रहा है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं शॉर्ट साइड पे रहूंगा। JSW स्टील वुड बी माय शॉर्ट कॉल इन फ्यूचर्स, और ये अभी वेरी रिसेंटली 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज क्लोजिंग भी उसके नीचे ही रहेगा। आई थिंक स्टॉप लॉस इन द वेरी शॉर्ट टर्म वुड बी 930, और नीचे में टारगेट्स बनते हैं अराउंड 900 और 890 के आसपास। ओके, और अब अमित सेठ के पास चला जाए।
अमित जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या होगी कल के लिए? जी अनु जी, मैं पेटीएम के साथ जाना चाहूंगा। पेटीएम ने एक स्मार्ट रिकवरी 10 और 20 डेमा से पिछले 1-2 दिनों में दिखाई है। आज के सत्र में 10 डेमा के ऊपर स्टॉक क्लोज कर रहा है। काफी पॉजिटिव हायर हाई हाई लोस का स्ट्रक्चर है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 990 का और टारगेट्स रहेंगे 1030 के। ओके चलिए, ये पेटीएम शानदार मूव एकदम से टुवर्ड्स द एंड, एक्चुअली एकदम से कुछ लग रहा है मार्केट सेंस कर रहा है 1005 पेटीएम पर। यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र? गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं उनमें आरईसी है। ये स्टॉक में डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एफएनओ ट्रेंड्स और एचएनआई की खरीदारी हो रही है एनबीएफसीज में, पीएसयू स्टॉक्स में, वहाँ आरईसी का नाम आ रहा है और जहाँ डीलर्स को लगता है जैन सीरीज में 545 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा जनवरी सीरीज़ के लिए स्पेसिफिकली बायोकॉन डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं 370 380 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते डीलर्स को लगता है कि जनवरी सीरीज़ में शायद स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिले। ओके, आरईसी और बायोकॉन ये 2 स्टॉक्स जिन पर डीलर्स की नज़र रहेगी। ये यहाँ पर कुछ स्टॉक्स फोकस में। मीनवाइल निफ्टी ग्रीन में आया 21 पॉइंट, मिड कैप ग्रीन में 93 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है लेकिन थोड़ी दिक्कत है। मीनवाइल एशियन पेंट्स बिल्कुल रिकवरी करने को तैयार नहीं है स्टॉक। फिर फ्रेश 52 वीक लो यहाँ पर आज 2257। और आज सुबह गाबा सर बात हो रही थी हमारी, जब साइन दिख रहे थे कि फिर वीकनेस आ रही है। कहाँ तक के टारगेट लगते हैं अब इस स्विंग में एशियन पेंट्स में? नियर टर्म हमने पिछले हफ्ते में बात की थी, एशियन पेंट का जो टारगेट है नियर टर्म में 2000 है। वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। क्या वो रुकेगा वहां पर? डाउटफुल। वहां पर एक सपोर्ट की जगह बन जाती है। अगर वहां पर नहीं रुकता है तो शायद हो सकता है 1900 भी देखे, लेकिन 2000 का एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट रखकर शॉर्ट कर सकते हैं अब भी एशियन पेंट्स। 2275 का 2000 के टारगेट के लिए भी शॉर्ट कर सकते हैं। एक बार अंबर एंटरप्राइजेस देखते हैं, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में। करीब करीब 9% का मूव यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगा अंबर एंटरप्राइजेस में। इसको हाँ ये देखिए, ये इस समय स्टॉक में मूव, तो शानदार मूव यहाँ पर इस समय अंबर एंटरप्राइजेस। ट्यूसडे वाला ट्रेड दोबारा से रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है। एक स्टॉक जिसने इनफैक्ट निफ्टी बैंक की में जान भरी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सुबह में तेजी में था, फिर बिकवाली में आया और आखिरी आधे घंटे में यहाँ पर करीब करीब 0.5% का एक मूव देखने को मिल रहा है। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे HDFC करेगा वो SBI ने कर दिया है। ये ट्रेड सचिदानंद क्या कैरी करेंगे आप, या फिर यहाँ पर शायद कल के लिए कुछ मौके दिख रहे हैं क्या? अच्छा, सचिन है नहीं, मानस आप ही बताइए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, आई थिंक यहाँ पर अभी वेट करना बेहतर है। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आपको स्टॉप लॉस 804 के नीचे डेफिनेटली लगाना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 830 रुपए 830 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले कोई खास मूव की उम्मीद नहीं करते हैं। ओके चलिए, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार जरा। यहाँ पर थोड़ा सा मूव इस समय आपको दिखाई देगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। अगर आप नोट करें तो अदानी पोर्ट्स में डे हाई पर आया ये स्टॉक, अब करीब करीब 5.5% ऊपर इस समय। शानदार मोमेंटम इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स में। मानस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक यही स्टॉक है जिसने इस साल आउट परफॉर्म किया। इनफैक्ट ईयर टू डेट 22% के मूव रहे हैं अदानी पोर्ट्स में, और एक ऐसा स्टॉक जो एक्चुअली अगर आप देखें तो इवन इतनी वीक एनवायरनमेंट में भी आउट परफॉर्म कर पाया है। कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए, पिछले 4 दिनों से अगर आप देखिए तो अदानी पोर्ट ने जो लोअर बैंड है, जो सपोर्ट 1175 के आसपास है, उसको ब्रीच नहीं किया था। आज रिकवरी में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1300 रुपए है, उसको टेस्ट करने के लिए। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 1214 का स्टॉप लॉस लगाना है। डिस्क्लोजर है कि हमने ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, मीनवाइल गाबा सर की भी पिक थी ये शो की शुरुआत में, और गाबा सर का एक्चुअली टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। गाबा सर, टारगेट हिट हुआ, आपका पैसा घर लेके जाना है या फिर कैरी करना है? एक्चुअली आज के लिए तो, आज एक्सपायरी डे, आज तो घर ले जाना चाहिए। कल एक फ्रेश, एब्सोल्युटली आज तो घर लेना चाहिए। जो होगा होगा, लेकिन आज पैसा ले जाइए। टारगेट हिट, पैसा लेके जाइए घर, स्टैंप लगा दीजिए इस पर जरा, बुक प्रॉफिट की और टारगेट हिट की दोनों, क्योंकि होता क्या है ना, वरना
कोई इसका स्क्रीनशॉट लगा के कह देगा कि ये क्या ट्रेड दिए, तो टारगेट हिट और बुक प्रॉफिट ये ज़रूरी है इस समय। चलिए अब एक काम करते हैं, श्रेया भी जुड़ गई हैं एक मार्केट का पंचनामा की टीज़ को लेकर। हालांकि आज थोड़ा डाउट है कि कितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी लोग तो छुट्टी पर होंगे। लेकिन श्रेया, गुड आफ्टरनून, क्वेश्चंस आए क्या आज? सर डाउट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं बेसब्री से शो का। जी बिल्कुल सवाल आए हैं, और जैसा कि मैं चर्चा भी सुन रही थी मनीष जी के साथ, आप FMCG सेक्टर को लेकर बातचीत कर रहे थे। आज भी ये सेक्टर लाल निशान पर ही कामकाज करता हुआ और क्लोजिंग में वही दिखाएगा। UBL पर सवाल है सर, क्या करना चाहिए? इसमें भी आज गिरावट 1.5% के करीब। UBL पर क्या करना चाहिए तो वीरू से पूछेंगे। मतलब स्टॉक पे क्या करना चाहिए या इनके प्रोडक्ट के साथ। लेकिन खैर स्टॉक पर तो मेरा व्यू यही है कि ये एक बहुत अच्छी तेज़ी में है श्रेया, ये और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों। और अगर आपके पास है और अगर आपने काफ़ी लंबी पेन झेली है तो अब इसमें बने रहें, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इन स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है और मेरा ये मानना है कि 2025 इन दोनों स्टॉक्स के लिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये मेरा व्यू होगा इस पर। तो ये तो अच्छा व्यू है सर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे भी सवाल हैं। आज SBI लाइफ में तेज़ी देखने को मिल रही है, श्रीराम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स भी तेज़ हैं। SBI लाइफ में क्या व्यू रहेगा? आज 1.5% ऊपर और टॉप गेनर्स में शामिल। श्रेया, ये बहुत ही काफ़ी जिसे कहते हैं ना, एक वीक स्टॉक है। अगर आप देखें 52 वीक लो पे था ये कुछ दिनों पहले, अभी थोड़ी रिकवरी आई है इसमें, लेकिन अपने हाई से करीब 27% ये स्टॉक गिर चुका है। और ये स्टॉक में कई बार ऐसा आता है कि मूव्स आते हैं। इसका अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे अगर आप, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को कभी भी ये नहीं मान सकता कि कोर पोर्टफोलियो स्टॉक में इनको आप रखें। ये 52 वीक हाई और लो है, इसका 1 साल का चार्ट ले आते हैं एक बार ज़रा। चार्ट में ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होती है कि कोई स्टॉक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है या नहीं है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें मतलब अब इसमें टाइमिंग मैटर करती है। अगर आपने 1300 पे ले लिया बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 1900 पे ले लिया तो आप फंस गए। तो ये उस तरीके के स्टॉक्स हैं जिनको आप कोर पोर्टफोलियो का ऐसा नहीं रख सकते। बीच बीच में इसमें मूव्स आते रहेंगे इस तरीके के, जैसा इस बार आया। लेकिन इससे ज़्यादा खैर इसमें मुझे लगता नहीं कोई व्यू होगा। चलिए बाकी के सवाल 3:35 पर जब श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपके साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मार्केट का पंचनामा में, तब डिस्कस होंगे। फ़िलहाल कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कहाँ इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार बजाज ऑटो का चार्ट देखते हैं। काफ़ी समय के बाद इस स्टॉक में थोड़ी रौनक लौटती नज़र आ रही है। मानस, कोई व्यू इस पर बजाज ऑटो पर? ये बजाज ऑटो का जहां तक सवाल है, आई थिंक वेट करना बेहतर है, क्योंकि ये सही है कि पिछले 2 दिनों में गिरावट रुकी है, लेकिन अभी भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया है। मेरे ख्याल से जब तक 9000 के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। 9000 9050 के ऊपर निकलेगा तब आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। उस केस में आपको शायद 9350 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है वो लेवल्स टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक वेट करना बेहतर है। बजाज ऑटो में थोड़ा सा रुक कर चले, लेकिन एक और ट्रेड जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जाते जाते ही सही, BEL में भी चमक बढ़ने लगी है। इस पर अगर हो सके तो अमित जी एक बार फटाफट से नजर डालिए। जी इनफैक्ट मैम, BEL काफी अच्छे पॉइंट से एक रिवर्सल दे रहा है। मॉर्निंग में 10 बजे के शो में इसमें बाय कॉल भी दिया था। एक गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन से टर्न कर रहा था। एक कॉन्ट्रा ट्रेड हो सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 305, स्टॉप लॉस रखेंगे 292 पर। BEL में अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। बैंक निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है एक्चुअली, और देखते हैं कुछ आई थिंक हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं। अगर 4 मिनट में और थोड़ा सा इसको कहीं से एनर्जी मिली और ये आ गया अगर ग्रीन में, इसको सपोर्ट कर रहा है इस समय ICICI बैंक का। एक बार ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। हालांकि ऊपरी लेवल से कोलैप्स हुआ था ICICI बैंक इन लाइन विद बैंक निफ्टी, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पे सपोर्ट आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और स्टॉक है जिसने थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने की कोशिश की टुवर्ड्स द एंड। स्पेशली अगर आप सिर्फ पिछले आधे घंटे का मूव देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया, ये देखिए एकदम से मूव आया इस पर। तो कुछ तो कोशिश है यहाँ पर भी डे हाई पर बंद होने की। लेकिन एक दो और स्टॉक्स देखते हैं। रिलायंस फिर थोड़ा आज वीक हुआ। रिलायंस में 2 दिन में अच्छी रैली बनी थी वैसे, लेकिन आज थोड़ी सी वीकनेस आई रिलायंस में। और उसके अलावा ITC में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया इस समय। ITC पर एक चार्ट चेक लेते हैं, उसके बाद शो को समेटेंगे। अमित जी आप देखिए ITC का चार्ट, क्या वो डीमर्जर वाली वो जो रैली थी बस अब वो फिजल आउट हो रही है यहाँ पर?
अनुज जी, अगर आईटीसी का चार्ट देखें तो कल ही इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज एक कंसोलिडेशन के बाद क्रॉस किया था। तो आज के सत्र में जो थोड़ा सा हल्का सा इसमें डाउन मूव है 0.5% का, उसे हम एक रेस्ट मानेंगे। ऐसा देख के अभी लगता नहीं है कि जब तक 468 के लेवल्स इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से ट्रेंड इंटैक्ट है। एक आध दिन रेस्ट करके मेरे ख्याल से ये उसमें फिर एक मूव आना शुरू होगा फॉर टारगेट्स ऑफ 485 एंड 490। ओके, तो ये फिलहाल अभी भी सेल जोन में नहीं आया है, एक ब्रीदर लिया है, लेकिन तेजी की तरफ बढ़ सकता है ये काउंटर। 2 मिनट्स टू गो टू द क्लोज। निफ्टी आपके सामने आ जाएगा 25.2 पर। मिड कैप इंडेक्स ने पूरी तरह से रिवर्सल दिखाया पॉजिटिव टेरिटरी में। थोड़ा सा अगर और जोर लगता तो शायद निफ्टी बैंक भी अपनी पॉजिटिव में क्लोज की कसर पूरी कर लेता। अनुज 10-11 पॉइंट ही नीचे। हाँ, थोड़ा सा नीचे रह गया था। खैर एनीवे फिर भी ओवरऑल ठीक है, मार्केट रेंज में है। एक एक्सपायरी डे प्ले आउट हुआ आज। निफ्टी 23,752 पर देखिए गया था 23,850 तक, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज टू डेट मार्केट 150 पॉइंट के लॉसेस के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी हल्का सा ग्रीन में था, निफ्टी बैंक हल्का सा रेड में था, मिड कैप 0.2% के करीब ऊपर था आज की ट्रेड में। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी दिखा देते हैं इंडेक्स एक बार। एडवांस डिक्लाइन देखिए 990 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1442 के करीब डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे यहाँ पर। अब एक बार सेक्टोरल हीट में आप देख लेते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी की ट्रेड्स पर चलेंगे। अच्छा, सेक्टर्स में आज क्लियरली फार्मा स्टैंड आउट कर रहा था। इस साल का सबसे मजबूत इंडेक्स जाते जाते भी मजबूती दिखा रहा है, 0.7% ऊपर। ऑटो इंडेक्स में करीब करीब 1% की रैली थी। इसके अलावा क्या चला, पीएसयू बैंक इंडेक्स और पीएसयू इंडेक्स थोड़ा चले, बाकी सब फ्लैट था इंडेक्स के हिसाब से। और एक सेक्टर जहां मंदी थी वो था एफएमसीजी। ये एशियन पेंट्स का और आईटीसी का इम्पैक्ट था क्लियरली यहाँ पर, लेकिन ये करीब करीब 0.4% नीचे था। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, आज कहाँ तेज़ी रही कहाँ मंदी रही। और क्योंकि निफ्टी ग्रीन में बंद हो रहा है, हम तेज़ी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे तेज़ था अदानी पोर्ट्स 5% ऊपर, लेकिन ऑटोज़ में अच्छी रैली थी। महिंद्रा ने लीड किया उसको 1.5% ऊपर। मारुति यहाँ पर भी अच्छी रैली करीब 1.5% की। उसके अलावा एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेस, भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव थे। ट्रेंड में अच्छा मूव आया करीब करीब 1% का। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, हिंडाल्को, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। नीचे क्या था, एशियन पेंट्स क्लियरली 1% का डिक्लाइन यहाँ पर एशियन पेंट्स में। टाइटन में 1% का डिक्लाइन। इन दो स्टॉक्स ने काफ़ी ट्रैक किया एक्चुअली। रिलायंस, आईटीसी, नेस्ले, ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज थोड़ी सी हमको वीकनेस दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट के गेंस के साथ बंद हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना यहाँ का ना वहाँ का, ऑलमोस्ट आज मार्केट उस तरीके का रहा। जी हाँ, लेकिन हल्का सा पॉजिटिव ज़रूर। 35 पॉइंट ऊपर निफ्टी जाकर टिकता हुआ और निफ्टी बैंक रुकते रुकते फिर 20 पॉइंट ही नीचे जाकर रुका है। लेकिन हाँ, मिड कैप्स की तरफ से चाल थोड़ी सी बेहतर। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल एक नई सीरीज़ का आगाज़ हम करेंगे, तो उस पर डिटेल में चर्चा के लिए आप हमारे साथ सुबह में 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा। खबरों का सिलसिला वैसे जारी रहेगा, लेकिन आप मुझे दीजिए इजाज़त। अनुज और श्रेया आपको मिलेंगे मार्केट का पंचनामा में, तो तुरंत से आप लॉगिन कीजिए हमारे सोशल्स पर और वहाँ पर इस चर्चा को जारी रखें।